हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। लास्ट लेक्चर में जब हमने कोशिका विभाजन और कोशिका चक्र, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल वाला चैप्टर किया था, तो वह 3 लेक्चर में फिनिश हो चुका है। अगर कोई स्टूडेंट नया हो तो वह चैप्टर या वह टॉपिक अपना क्लियर कर सकता है। तो आज वाले लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो शुरू करते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। पहले इसकी बेसिक बातें करते हैं कि डाइजेशन क्यों जरूरी है, एब्जॉर्प्शन क्यों जरूरी है। आप सभी जानते हैं कि जो समस्त जीव हैं, जीव हो या पादप हो, सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि भोजन हमें एनर्जी देता है। और एनर्जी की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि एनर्जी का उपयोग करके हम अपने सभी काम करते हैं। जैसे हम साइकिल चला रहे हैं या दौड़ रहे हैं या खुद खाना खा रहे हैं, तो उसमें भी हमको एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो एनर्जी की आवश्यकता के लिए ही हम भोजन को ग्रहण करते हैं। लेकिन जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वह उसकी वास्तविक कंडीशन में एब्जॉर्ब करने लायक नहीं रहता है। तो उसको एब्जॉर्ब करने लायक बनाया जाता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, आहार नाल के अंदर। बस इसी को हम डाइजेशन कहते हैं। और जब वो डाइजेस्ट हो जाता है, वह एब्जॉर्ब करने लायक बन जाता है, तो उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और एब्जॉर्ब करके समस्त कोशिकाओं को वितरित कर दिया जाता है। और कोशिकाएं उसका उपयोग करके भोजन निर्माण करती हैं या अपना एनर्जी निर्माण करती हैं। और एनर्जी का उपयोग हर एक कोशिका अपने कामकाज में उपयोग करती हैं। और कोशिका से मिलकर अपना शरीर बना हुआ है। तो हमको एनर्जी मिलती है किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनती है, वो एनर्जी हम अपने कामकाज में उपयोग में लेते हैं। तो अगर फूड की डेफिनेशन की बात करें तो फूड क्या है कि एनी सब्सटेंस कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन that can be eat or drink by animals or absorbed by plants for maintain life and growth। भाई सिंपल सी बात है कि प्लांट की बात करो या एनिमल की बात करो, सभी को एनर्जी की आवश्यकता है। क्योंकि एनर्जी से हम हमारे कामकाज करते हैं और इसी से हम सर्वाइव कर पाते हैं, हम ग्रोथ कर पाते हैं, हम अपनी डेली की लाइफ मेंटेन कर पाते हैं। तो एनर्जी हमारी बेसिक नीड है। एनर्जी का मतलब यह है कि खाना हमारी बेसिक नीड है, क्योंकि खाने से एनर्जी मिलती है। तो फूड फूड हमारी बेसिक नीड होती है। साथ ही कुछ वाटर, वाटर हमें डिहाइड्रेशन से बचाता है, निर्जलीकरण से हमें बचाता है वाटर। और वाटर का भी विशेष योगदान होता है खाना पचाने में। तो फूड की डेफिनेशन की बात की हमने कि फूड की डेफिनेशन हम किस प्रकार दे सकते हैं। इस प्रकार दे सकते हैं फूड की डेफिनेशन। मैं यहाँ से पेन सेलेक्ट करता हूँ। फूड की डेफिनेशन, भाई फूड क्या होता है कि एनी सब्सटेंस, कोई सा भी ऐसा सब्सटेंस कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स, एनी सब्सटेंस कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक न्यूट्रिएंट्स, ऐसा सब्सटेंस जो कि न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करता है। और न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से? जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन, ये सभी अगर उसमें बैलेंस मात्रा में प्रेजेंट हैं, दैट कैन बी ईट और ड्रिंक, और वह खाने लायक हो या पीने लायक हो। और प्लांट की अगर बात करें तो एब्जॉर्ब करने लायक हो। और किस वजह से, किस में उपयोग होगा इसका? मेंटेन लाइफ एंड ग्रोथ। कहने का अर्थ है कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि न्यूट्रिएंट मटेरियल कंटेन करता हो, ऐसा कोई भी सब्सटेंस, जैसे ब्रेड मान लीजिए या मिल्क मान लीजिए या रोटी मान लीजिए, कि ऐसा कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि फूड के बेसिक न्यूट्रिएंट्स कंटेन करता हो। लाइक कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होना चाहिए, उसमें उसमें फैट प्रेजेंट होना चाहिए, उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होना चाहिए, और साथ ही उसमें कुछ मिनरल्स, कुछ वाइटामिन एंड थोड़ी सी जल की मात्रा भी प्रेजेंट होनी चाहिए। तो अगर अपन एग्जांपल अपनी थाली का, जैसे हम सुबह का खाना कर रहे हैं या लंच कर रहे हैं, तो लंच में आप देखेंगे तो उसमें सब्जी रहेगी, रोटी रहेगी, ठीक है, साथ में हम पानी भी लेंगे। तो सब्जी अगर है तो उसमें ऑयल होगा, तो उसमें फैट होगा, ऑब्वियसली उसमें लिपिड की मात्रा प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। अगर दाल ले रहे हैं तो हमको प्रोटीन मिल रहा है, ठीक है। और अगर चपाती ले रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। तो जो अपनी थाली होती है खाने की और साथ में जल होता है, ये पूरा एक अपन उसको बोल सकते हैं, ये ऐसा सब्सटेंस है जो कि कार्बोहाइड्रेट भी रखता है, प्रोटीन भी रखता है, वाइटामिन, मिनरल्स, लिपिड्स और जल, ये सभी उसमें प्रेजेंट हैं। तो यह हम इसको फूड बोल सकते हैं, क्योंकि यह अपनी बेसिक नीड क्लियर कर रहा है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, उसमें लिपिड प्रेजेंट है, उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, सम क्वांटिटी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स आल्सो प्रेजेंट दिस फूड्स, ठीक है। तो ये भी उसमें प्रेजेंट है। तो ये ऐसा सब्सटेंस हो जाएगा जो कि अपना फूड की टर्मिनोलॉजी को रेफर करेगा। इससे हमें अपनी बेसिक चीजें मिलेगी। अब इसमें भी जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन है, तो यह मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में रखे गए हैं, ज्यादा क्वांटिटी में जरूरत है इनकी।
और कम क्वांटिटी में एक लिमिट में जरूरत होती है विटामिन और मिनरल्स की, तो इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स किसको बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड। ठीक है, तो ये तो बात होगी फूड की डेफिनेशन की और फूड के अंदर प्रेजेंट आवश्यक न्यूट्रिएंट्स पदार्थों की। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक मिनरल्स एंड विटामिन्स। विटामिन सभी ए बी सी डी के ई। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम डेफिनेशन की, कि फूड की जो डाइजेशन है अपना, उसकी डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं। पहली डेफिनेशन दी हमने फूड की, कि फूड हम किसको कहेंगे। सेकंड बात कर रहे हैं हम डाइजेशन की, कि डाइजेशन हम किसको कहेंगे। तो बेसिकली सिंपल सी बात है, बिल्कुल आम लैंग्वेज में, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना। कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना। जैसे कॉम्प्लेक्स फूड लाइक अपन क्या ले रहे हैं, स्टार्च ले रहे हैं जैसे, या फिर हम पॉलीसेकेराइड ले रहे हैं, तो उसको मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड से मोनोसेकेराइड इसमें कन्वर्ट करना, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। जैसे नॉन एब्जॉर्बेबल को एब्जॉर्बेबल में बदलना, मतलब जो अवशोषित नहीं किया जा सके उसको अवशोषित करने योग्य बनाना। जैसे हम फूड ले रहे हैं, चावल खाया हमने, उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, अब स्टार्च को हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, ये वृहद अणु है, तो इसको लघु अणु में, वृहद अणु को लघु अणु में, क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना डाइजेशन कहलाता है। और डाइजेशन एक बायोकेमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस होता है। इस रिएक्शन पे जो एरो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन, बायोकेमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस होता है। मैकेनिकल प्रोसेस कैसे? क्योंकि हम उसको चबाते हैं, हम उसको बाइट करते हैं, चबाते हैं, तो ये मैकेनिकल प्रोसेस है। बायोकेमिकल प्रोसेस कैसे? यही तो अपना पूरा चैप्टर है बायोकेमिकल प्रोसेस का, कि कैसे उसको डाइजेस्ट किया जाता है। उसमें एंजाइम सीक्रेट किए जाते हैं डिफरेंट, उसको पचाया जाता है, उसको कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट किया जाता है, तो ये डाइजेशन कहलाता है। डाइजेशन एक बायोकेमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस है। मैकेनिकल प्रोसेस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम उसको चबाते हैं, और बायोकेमिकल प्रोसेस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डिफरेंट एंजाइम हम अपने इंटेस्टाइन, स्टमक में सीक्रेट होते हैं और उस फूड को पचाया जाता है। पचाने से मतलब है कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में बदला जाता है, या कह सकते हैं कि जो अवशोषित नहीं किया जा सके, नॉन एब्जॉर्बेबल फूड है, उसको एब्जॉर्बेबल, अवशोषित योग्य बनाया जाता है। अवशोषित होएगा तभी तो हर एक सेल तक पहुंचेगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये बात हो गई अपनी डाइजेशन की डेफिनेशन की। कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, ये थ्योरी में देख सकते हैं आप, डाइजेशन क्या है, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स। मतलब कॉम्प्लेक्स फूड का कन्वर्जन है कौन सी फॉर्म में, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में। ठीक है, तो वही बात बोल रहे थे इतनी देर के। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये अपना चैप्टर है एनसीईआरटी 11th क्लास, और यही अपना नीट में भी है सिलेबस में। तो हम इसको नीट और 11 दोनों के पर्पज से एक ही साथ पढ़ रहे हैं, ताकि स्टूडेंट अगर कोई 11th की बेसिस से पढ़ रहा है तो उसके नीट की तैयारी भी हो जाएगी, और अगर कोई नीट के हिसाब से पढ़ रहा है तो उसका 11th का भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम हम इसमें स्टार्ट करेंगे। चैप्टर है हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं ये आपको पूरी स्लाइड पे नजर आ रहा है। फर्स्टली हम इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे, सिस्टम, ओनली सिस्टम के बारे में बात करेंगे। अब इस सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड है, कि भाई एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड है। एलिमेंट्री कैनाल क्या है? एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेकर एनस तक, माउथ से लेकर स्टार्ट होती है एलिमेंट्री कैनाल और एनस तक जाती है। मतलब अपना जो बॉडी प्लेन है वह ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन है। जो अपना चैप्टर है एनिमल किंगडम, उसमें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, उसमें दे रखा है कि किस किस बेसिस पे एनिमल को हम डिवाइड करते हैं। तो एक बॉडी प्लेन भी एक बेसिस होता है एनिमल्स को डिवाइड करने का। जैसे हम कोई ब्लाइंड से बॉडी प्लेन होता है, अपना ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन है। तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन का मतलब क्या है, कि एक तो अपनी बॉडी, एक तो ये ट्यूब हो गई, और इसके अंदर एक और ट्यूब, एलिमेंट्री कैनाल जो है वो ट्यूब है माउथ से लेकर एनस तक। तो ट्यूब के अंदर ट्यूब, मतलब ट्यूब विद इन ट्यूब अपना बॉडी प्लेन है। तो बस वही एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहे हैं हम, जो आंतरिक ट्यूब है। तो एलिमेंट्री डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अपन पूरे सिस्टम की स्टडी करेंगे, जिसमें क्या क्या सम्मिलित है, एलिमेंट्री कैनाल सम्मिलित है। अब एलिमेंट्री कैनाल के भी डिफरेंट भाग है। मतलब ये एक ट्यूब है, यहां से स्टार्ट हुई, माउथ से लेकर एनस तक जा रही है, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसकी साइज, संरचना, फंक्शन चेंज होते जाएंगे। बस उसी चेंजेस के बेसिस पे हमने इनको डिफरेंट नाम दिए हैं, लोकेशन के आधार पर और इनके वर्क के आधार पर, इनकी संरचना के आधार पर अलग अलग टाइप के नाम दिए हैं।
जैसे एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट है बक्कल कैविटी, या इसको बोलते हैं ओरल कैविटी। जो मैं बात कर रहा हूं अभी, मेरा माउथ आपको नजर आ रहा है कि कैसे हिल रहा है, ये पूरी एक बक्कल कैविटी है जहां से अपन बात करते हैं, ठीक है। तो ये पूरी एक बक्कल कैविटी। देन इसके बाद थ्रोट के जस्ट यहां पर फेरिंग्स पाया जाता है। फेरिंग्स जो है यह, इसकी भी हम बात करने वाले हैं, इन सभी स्ट्रक्चर की हम डिटेल में बात करने वाले हैं अभी एक एक को लेकर। उसके बाद ईसोफेगस, उसके बाद आता है स्टमक जो कि इंटेस्टाइन, जो कि एलिमेंट्री कैनाल का सबसे ब्रॉड पार्ट है, सबसे चौड़ा पार्ट होता है स्टमक, ठीक है। देन उसके बाद इंटेस्टाइन, जिसमें हम स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन स्टडी करेंगे, और इसमें भी स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट और लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हम देखेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम असेसरी ग्लैंड्स की भी स्टडी करते हैं, क्योंकि ग्लैंड्स का यहाँ पर विशेष योगदान है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम एक स्ट्रक्चरल संरचना है जो भोजन को बेस प्रोवाइड करवाती है, लेकिन जो रिएक्शंस चलती हैं उनके लिए जो केमिकल सीक्रेट होते हैं वो डाइजेस्टिव ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। जो केमिकल खाने को पचाते हैं वह डाइजेस्टिव ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। कहने का अर्थ है एंजाइम की बात कर रहे हैं हम, जो एंजाइम सीक्रेट होते हैं वह इन ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, और एंजाइम का एक विशेष योगदान है, क्योंकि एंजाइम की बदौलत ही भोजन को पचाया जाता है। तो हमको यहाँ पर ग्लैंड्स भी पढ़ने की जरूरत रहती है। तो सलाइवरी ग्लैंड जो कि माउथ के अंदर प्रेजेंट है, लीवर भी एक ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी लीवर कहलाता है, ठीक है। और गैल ब्लैडर और पेनक्रियाज, ये सभी एंजाइम सीक्रेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो इनकी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद डाइजेशन ऑफ फूड, ये नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा। भाई डाइजेस्टिव सिस्टम की हमने पूरी स्ट्रक्चरल की स्टडी करेंगे, किस क्या क्या स्ट्रक्चर पाई जाती है, कौन कौन सी ग्लैंड से क्या क्या एंजाइम सीक्रेट होते हैं, तो ये पूरी बात डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कर लेंगे। उसके बाद डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेशन कैसे हो रहा है, मतलब प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि ये फूड है इसका डाइजेशन कैसे हो रहा है, वो रिएक्शंस कैसे चल रही है, कैसे फूड को पचा रही है, वो बात करेंगे। देन उसके बाद हम उसको अवशोषण करेंगे, एब्जॉर्प्शन करेंगे, कि एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स, जो चीजें डाइजेस्ट कर चुके हैं अब उनका अवशोषण कैसे होगा एलिमेंट्री कैनाल के अंदर या स्टमक के अंदर, इनका अवशोषण कैसे होगा, तो एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे कि डाइजेस्टिव फूड का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। देन उसके बाद हम इससे रिलेटेड डिसऑर्डर भी देखेंगे कि भाई प्रोटीन नहीं मिला किसी बच्चे को, या कार्बोहाइड्रेट नहीं मिला, या जितनी डेली रिक्वायर्ड किलो कैलोरी एनर्जी की जरूरत है वो उसको नहीं मिल रही है, तो उसमें क्या क्या डिजीज हो सकती है, जैसे डायरिया, हेजा, ये सब इस डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर होते हैं, क्योंकि ये खाने से रिलेटेड होते हैं और एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, ये एक टिपिकल डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें आपको सभी संरचनाएं नजर आ रही होगी। देखिए फर्स्ट में आपको ये बक्कल कैविटी, ये पूरी, ये जो मैंने सर्कल किया है ये पूरी बक्कल कैविटी है रेड सर्कल के अंदर। अब इसमें हम टंग की स्टडी करेंगे, टीथ की स्टडी करेंगे, सलाइवरी ग्लैंड्स की स्टडी करेंगे, ठीक है। 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स होती है हमारे पास, जैसे ये वाली कान के जैसे यहाँ पास में पैरोटिड ग्लैंड से। अभी इसकी डिटेल्स में हम स्टडी करने वाले हैं, आगे स्ट्रक्चर आ रही है सभी की डिटेल्स में, सब लिंगुअल ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, इनकी बात करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर फेरिंग्स, ये जो तीर लगाया है यहाँ पर फेरिंग्स होता है। उसके बाद हम इसोफेगस की बात करेंगे, इसोफेगस के बाद हम स्टमक की बात करेंगे जो कि एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा भाग होता है स्टमक। देन उसके बाद ये इंटेस्टाइन जा रही है यहाँ पर, ये देखिए केसरिया कलर की, जो ऑरेंज कलर की है यह इंटेस्टाइन जा रही है, और जो ग्रीन कलर की आ रही है ये लार्ज इंटेस्टाइन है, और जो केसरिया कलर की है वह स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। उसके बाद आगे रेक्टम और एनस। तो फर्स्ट पार्ट हो गया एलिमेंट्री कैनाल का यहाँ पर माउथ, ठीक है, माउथ, और आखिरी पार्ट हो गया यहाँ पर एनस, मतलब माउथ से भोजन लेते हैं और पचने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं वो एनस के द्वारा बाहर रिमूव कर दिए जाते हैं। साथ ही अब असेसरी ग्लैंड्स, जैसे हमने बात की सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़ेंगे और लीवर पढ़ेंगे, ये लीवर स्ट्रक्चर है यहाँ पर, लीवर पढ़ेंगे हम। उसके बाद पेनक्रियास की भी बात करेंगे, और साथ ही साथ हम गॉल ब्लैडर की भी बात करेंगे कि इससे क्या क्या सीक्रेट होता है, ठीक है। ये डुडेनम जो नजर आ रहा है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है, ठीक है। हम यहाँ पर ये गॉल ब्लैडर और डुडेनम दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक स्ट्रक्चर। हम बक्कल कैविटी की बात कर रहे हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। हम सीक्वेंस से बात करेंगे, बक्कल कैविटी की, फिर फेरिंग्स की, फिर इसोफेगस की, स्टमक की, इंटेस्टाइन की, फिर ग्लैंड्स की, ठीक है। चलिए बक्कल कैविटी। अब बक्कल कैविटी में आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही होगी, क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है बक्कल कैविटी के अंदर। देखिए ये यहाँ पर नोज है, आपको ये एक ह्यूमन का फेस नजर आ रहा होगा, इसमें उसकी ये नोज है, ये नोज बनाई है मैंने, आउटर लाइन थोड़ी सी अगर ढंग से नजर नहीं आ रही हो आपकी, ये इसका लिप्स है, ठीक है, अपर लिप्स, ये इसका लोअर लिप्स है, और ये इसकी ठोड़ी है, मतलब जो की बोन है यहाँ पर, ये इसका जो है, ठीक है। ये बात हो गई। चलिए
ये लिप्स है, यहाँ पर ये माउथ है पूरा, इसको हम बक्कल कैविटी बोलते हैं। माउथ के आसपास सारी संरचनाएं बक्कल कैविटी कहलाती हैं, मतलब टंग, टूथ, टंग, टीथ और ये ओरल कैविटी वगैरह, ये सब बक्कल कैविटी में पढ़ा जाता है। ठीक है, अब इसकी क्या क्या स्ट्रक्चर होती है कि पहले तो यहाँ पर लिप्स प्रेजेंट है, उसके बाद टंग प्रेजेंट रहेगी, फिर यहाँ पर टीथ प्रेजेंट रहेंगे, ये जो है। ठीक है, अब ये पैलेट एक स्ट्रक्चर नजर आ रही होगी। पैलेट जो है यह नेजो चेम्बर और ओरल चेम्बर, नेजो चेम्बर ये वाला नाक वाला चेम्बर, ये नेजल चेम्बर, और ये वाला ओरल चेम्बर, इन दोनों को विभाजित करता है यह पैलेट। और इसके भी दो भाग पाए जाते हैं, कठोर पैलेट और सॉफ्ट पैलेट, मतलब हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट, कठोर तालु और कोमल तालु। ठीक है, देन उसके बाद जो ये पैलेट आगे जाके ये लटकती हुई एक संरचना बना रहा है, ये भी इसका भी योगदान पड़ेंगे, ये यूला होता है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए ये जो यहाँ पर पीछे ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये आगे यहाँ पर खाना मूव करेगा, ये इसोफेगस है। देन उसके बाद अगर नेजल चेम्बर से अगर हम बात करें तो वायु यहाँ से इंटर करती है, यहाँ से होती हुई यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है, यहाँ पर क्रॉसिंग होती है दोनों के आपस में बीच में। फेरिंग्स जो है यह वायु और भोजन के लिए एक कॉमन मार्ग होता है, क्योंकि फेरिंग्स ऐसी स्ट्रक्चर है जहां से वायु भी गुजरती है और जहां से भोजन भी होके गुजरता है, तो ये दोनों के लिए एक कॉमन मार्ग होता है। तो वायु देखिए नेजल चेम्बर से वायु होती हुई यहाँ पे आके जो फेरिंग्स में आके फिर आगे ट्रेकिया में आ जाती है, लेकिन माउथ से भोजन इस फेरिंग्स के यहाँ से वायु को क्रॉस करता हुआ पीछे की तरफ इसोफेगस में जाता है। ये सभी चीजें डिटेल्स में देखने वाले हैं। ठीक है, ये डायग्राम की बात कर ली हमने बेसिक बक्कल कैविटी के। अब बक्कल कैविटी के हम कुछ बातें पढ़ते हैं कि क्या क्या खासियत है बक्कल कैविटी की। द एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विद एन एंटीरियर ओपनिंग द माउथ। एलिमेंट्री कैनाल की जो स्टार्टिंग होती है वह माउथ से होती है। ठीक है, माउथ से ही एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विद एन एंटीरियर ओपनिंग, एंटीरियर ओपनिंग है जिसको हम माउथ कहते हैं, एंड इट ओपन्स आउट पोस्टीरियरली थ्रू द एनस। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक जाती है, पोस्टीरियरली जो पोर है वह एनस कहलाता है। अब माउथ इज अ ट्रांसवर्स स्लिट, ट्रांसवर्स स्लिट नजर आ रही होगी आपको, एक स्लिट दरार होती है। ठीक है, ट्रांसवर्स दरार होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द माउथ लीड्स टू द बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। बक्कल कैविटी को ही ओरल कैविटी भी बोलते हैं, ओरल और बक्कल दोनों ये माउथ से रिलेटेड है यहाँ पर। ठीक है, तो द माउथ लीड्स टू द बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। ठीक है, माउथ किसको लीड करता है, बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी को दर्शाता है। द ऑर्बिक्युलरिस ओरिस मसल्स आल्सो नाउन एज किसिंग मसल्स। द ऑर्बिक्युलरिस ओरिस मसल्स का नाम है, ये पूरा वाला नेम मसल्स का नेम है। कौन सी मसल्स, ऑर्बिक्युलरिस ओरिस मसल्स, आल्सो नाउन एज किसिंग मसल्स, किसिंग मसल्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है, प्रेजेंट इन द लिप्स दैट इनसर्कल द माउथ। लिप्स के अंदर मसल्स प्रेजेंट होती हैं, उसको हम ऑर्बिक्युलरिस ओरिस मसल्स बोलते हैं, और चूंकि यह लिप्स के अंदर प्रेजेंट है तो इसको किसिंग मसल्स भी बोलते हैं। ठीक है, कॉमन सेंस है। नाउन एज किसिंग मसल्स प्रेजेंट इन द लिप्स दैट इनसर्कल द माउथ, माउथ को यह इनसर्कल करती है। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ रहे हैं, द सीरस ग्लैंड्स आर फाउंड ऑन द इनसाइड ऑफ द लिप। सीरस ग्लैंड्स पाई जाती हैं लिप्स के यहाँ पर, यह सीरस ग्लैंड लिप्स के यहाँ पर पाई जाती हैं और यह वाटरी पदार्थ सीक्रेट करती हैं, जो कि यहाँ पर एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है फूड को अच्छा सा बनाने के लिए, और अपन जो बात करते हैं उसको हम इजी बनाने के लिए यहाँ पर एक वाटरी मटेरियल सीक्रेट किया जाता है। किसके द्वारा, सीरस ग्लैंड्स के द्वारा। कहां पर पाई जाती हैं ये, इनसाइड ऑफ द लिप, यहां पर पाई जाती हैं। ठीक है, अब अगर बात करते हैं, इससे पहले अपन थोड़ी सी बात ये भी कर लेते हैं कि जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है यह जर्म लेयर से बनता है। ठीक है, अपनी बॉडी का हर एक ऑर्गन अपनी 3 जर्म लेयर से बना है। जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में 3 जर्म लेयर बनती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, उनसे मिलकर बना होता है। अब यह किस उनमें से भी किन किन से मिलकर बना होता है, तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म, इनसे मिलकर बना होता है ये। ठीक है, कैसे मिलकर बना होता है, एक्टोडर्म जर्म लेयर और एंडोडर्म जर्म लेयर, इन दोनों प्रकार की जर्म लेयर से मिलकर यह बना होता है। अब देखिए, आप यहां पर मैं एक ट्यूब बनाता हूं, ये मैंने एक ट्यूब बनाई, कौन सी ट्यूब है ये वही ट्यूब है अपनी एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, ये एलिमेंट्री कैनाल, ये एक ट्यूब बना दी है मैंने, और ट्यूब का क्या नाम है, ये एलिमेंट्री कैनाल है अपनी बॉडी की। ठीक है, अब यहां पर माउथ प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, माउथ, और नीचे क्या प्रेजेंट है, एनस प्रेजेंट है, पोस्टीरियर पोर एनस, एंटीरियर पोर माउथ। ठीक है, अब माउथ से लेकर हार्ड पैलेट तक तो यह बनी होती है एक्टोडर्म की। ठीक है, माउथ से लेकर, माना कि ये यहां पर कट मारता हूं,
यहाँ पर हार्ड पैलेट की समाप्ति होती है। तो माउथ से लेकर हार्ड पैलेट तक सभी जितने भी ऑर्गन आएंगे वो सब एक्टोडर्म से मिलकर बने होते हैं। देन उसके बाद सॉफ्ट पैलेट से लेकर रेक्टम तक, माना कि यहां पर रेक्टम है, ये मैंने कट मार दिया, यहां पर रेक्टम प्रेजेंट है, मलाशय, ठीक है, और ये यहां पर सॉफ्ट पैलेट है, एस लिख दिया मैंने। तो सॉफ्ट पैलेट से लेकर रेक्टम तक सभी स्ट्रक्चर एंडोडर्म से मिलकर बनी होती हैं। और रेक्टम के बाद जो गुदा नाल और गुदा है, एनस और एनल केनाल, ये एक्टोडर्म से मिलकर बनी होती है। मतलब एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट दोनों एक्टोडर्म से मिलकर बने होते हैं, और मिडल का जितना भी पार्ट है सॉफ्ट पैलेट से लेकर रेक्टम तक, ये सभी एंडोडर्म से मिलकर बने होते हैं। तो ये बात की हमने ओरिजिन की, किसकी बात की, ओरिजिन की, उत्पत्ति की, कि जो 3 जर्म लेयर है उनमें से कौन कौन सी जर्म लेयर के द्वारा क्या क्या ऑर्गन बना है इस डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है। तो ये बात हमने पकड़ ली। यहाँ पर अगर डायग्राम में देखेंगे, अगर डायग्राम में देखना चाहो तो आप इस वाले डायग्राम में देख सकते हैं कि माउथ के यहाँ पर जो ये पैलेट होता है, तो यहाँ पर सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट तक तो यह एक्टोडर्म का बना होता है। उसके बाद सॉफ्ट पैलेट से लेकर, अभी हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट की बात करने वाले हैं आगे हम, अच्छे से नजर आएगा डायग्राम में। उसके बाद सॉफ्ट पैलेट से लेकर बिल्कुल रेक्टम तक, यहां तक, ये रहा रेक्टम, रेक्टम तक यह एंडोडर्म से मिलकर बना होता है। और रेक्टम का बाद वाला जो एनस और एनल केनाल वाला हिस्सा है वह एक्टोडर्म से मिलकर बना होता है। तो बक्कल कैविटी की बात कर रहे थे हम। बक्कल कैविटी के पॉइंट हो गए हमारे कि इसमें कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, सीरस ग्लैंड्स पाई जाती हैं, और ऑर्बिकुलरिस और इस मसल्स पाई जाती हैं, आल्सो नाउन एज किसिंग मसल्स। ये माउथ लिप्स को इनसर्कल करती है माउथ के अंदर, ठीक है। अब आगे की स्लाइड देखते हैं, ये देखिए। अब बक्कल कैविटी की एक स्ट्रक्चर आती है बक्कल वेस्टिब्यूल, टर्मिनोलॉजी है ये बक्कल वेस्टिब्यूल। क्या होता है बक्कल वेस्टिब्यूल? इट इज द स्पेस बिटवीन गम्स एंड चिक्स। आप फील कीजिए कि गम्स, मसूड़े और चिक्स, गालों के बीच का स्पेस जो है वह क्या कहलाता है? बक्कल वेस्टिब्यूल कहलाता है। थोड़ा सा फील करके देखिए कि गम्स, इट इज द स्पेस बिटवीन गम्स एंड चिक्स, गाल और मसूड़ों के बीच का स्पेस बक्कल वेस्टिब्यूल कहलाता है। ये देखिए सुपीरियर वेस्टिब्यूल, क्योंकि ये अपर जो का है इसलिए सुपीरियर वेस्टिब्यूल, ठीक है। और लास्ट स्थिति देखिए, ये रहा इंफीरियर वेस्टिब्यूल। किसको बोल रहे हैं ये वेस्टिब्यूल? ये वाला, मैं यहाँ पर लाइन खींचूंगा, ये वाला पूरा रीजन वेस्टिब्यूल कहलाता है। ये लाइन खींच रहा हूँ, ये लाइन चली, यहाँ से चली और ये इस साइड आ गई, ये पूरा अपर जो को कवर किया। तो ये तो रहा लिप्स, मैं गोल सर्कल बनाता हूं, ये तो रहा लिप्स, ठीक है, लिप्स, और ये रहा गम्स। इन दोनों के बीच का स्पेस, ये वाला स्पेस, ये पूरा स्पेस क्या कहलाता है? वेस्टिब्यूल। और सुपीरियर वेस्टिब्यूल और इंफीरियर वेस्टिब्यूल, और बक्कल कैविटी में प्रेजेंट है इसलिए बक्कल वेस्टिब्यूल, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी यहाँ से क्लियर होती है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसकी और भी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये वाला हार्ड पैलेट है, जो अपना फ्लोर है, पैलेट कौन सा है? फ्लोर, नेजल चेंबर और बक्कल ओरल चेंबर। नेजल चेंबर जहां से सांस लेते हैं हम, वो पूरा नेजल चेंबर, और ओरल चेंबर जहां से हम फूड लेते हैं। इन दोनों चेंबर को सेपरेट करने वाली जो पैलेटाइन बोन का बना हुआ एक पार्टीशन है, उसको हम बोल रहे हैं यहां पर पैलेट। और इसके भी 2 भाग हैं, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट किसको बोलते हैं? जो ठीक यहां पर दांतों के जस्ट पीछे से जो फ्लोर स्टार्ट हो रहा है, ये हार्ड पैलेट कहलाता है। लेकिन इसके और आगे तक जाएंगे, पीछे तक, तो वह सॉफ्ट पैलेट कहलाता है। लेकिन अगर अपन बात करें फील करने की, तो जहां पर हमको जुकाम फील होता है, जब हमें कॉमन कोल्ड हो जाता है या जुकाम हो जाता है हमको, तो जुकाम के टाइम जब हमारे मुंह के अंदर यहाँ पर हमको इस फ्लोर पे कुछ फील होता है कि कुछ जम चुका है, तो वो जो कुछ फील होता है, जो कुछ अपन को जमना फील होता है वहां पे कि कुछ लगा हुआ है, वो कहलाता है सॉफ्ट पैलेट। वो सॉफ्ट पैलेट पे लगा होता है। और उससे आगे वाला दांतों की तरफ, ये कहलाता है हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट क्यों बोल रहे हैं? इनकी बिहेवियर के आधार पर, क्योंकि आगे वाला रीजन हार्ड होता है, यहाँ पर पैलेटाइन बोन प्रेजेंट होती है, ठीक है, और पीछे वाला रीजन सॉफ्ट होता है। तो हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट, ये देखिए, ये वाला पूरा रीजन हार्ड पैलेट है और ये वाला पूरा रीजन सॉफ्ट पैलेट है, ठीक है। उसके बाद एक स्ट्रक्चर आती है यूवुला। यूवुला स्ट्रक्चर इस सॉफ्ट पैलेट का ही भाग है, जो आगे जाकर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लटक रही है, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको नजर आ रही है, इसको मैं आउटर लाइन से बाउंड्री कर रहा हूं उसकी, ये वाला पोर्शन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो ये वाला, ये पूरा सर्कल में ले लिया इसको, ये वाला, ये है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको यूवुला बोल रहे हैं। और यूवुला किसका पार्ट है?
ये सॉफ्ट पैलेट का ही पार्ट है, आगे जाके मॉडिफाइड हुआ है, ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लिया है, ठीक है। तो यूवुला, अब यूवुला के क्या फंक्शन है कि यूवुला जो है यह भोजन निकलते समय इंटरनल नेजल पोर को कवर करता है। कि भाई एक्सटर्नल नेजल पोर कौन से, ये दो, यहां से हम सांस लेते हैं, भाई सांस ले रहे हैं हम, तो अंदर भी तो कहीं छेद होंगे जहां से वायु ट्रेकिया में घुसती होगी, तो जो अंदर वाले छेद हैं उनको हम बोलते हैं इंटरनल नेजल पोर। अब भाई जब हम खाना लेंगे तो इंटरनल नेजल पोर में खाना घुस सकता है, क्योंकि खाना और वायु दोनों के लिए कॉमन पाथवे कौन है, फेरिंग्स, जहां पर हम सांस तो नाक के द्वारा लेते हैं, खाना मुंह के द्वारा लेते हैं, लेकिन आगे जाके दोनों की एक ही पैसेज है, एक ही मार्ग से होकर गुजरना पड़ता है उनको फेरिंग्स में। अब जब जिस टाइम हम खाना लेंगे उस टाइम वह खाना, यह भोजन जो इंटरनल नेजल पोर है उसमें घुस भी तो सकता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, इस फूड की एंट्री को उस इंटरनल नेजल पोर में प्रिवेंट करने के लिए ये पाया जाता है अपने अंदर यूवुला। यूवुला क्या करता है, अगर आप बेसिकली अपना मुंह फाड़ेंगे ज्यादा फुल, तो आपको एक अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लटकता हुआ नजर आएगा, ये कहलाता है यूवुला। अब जब हम खाना लेंगे तो यह यूवुला उन इंटरनल नेजल पोर को ढक लेगा, जिससे कि यह भोजन अपने नाक के जो इंटरनल नेजल पोर है उसमें नहीं घुसेगा, ठीक है। तो उसमें नहीं घुसेगा तो अपनी फिजियोलॉजी जो कार्य की वह सामान्य बनी रहेगी। अगर उसमें घुस गया तो फिर सांस कैसे आएगी। आपके साथ कभी एक घटना हुई होगी कि जब आप तबीयत खराब हो जाती है कभी कभी, तो अपने वोमिटिंग होती है, उल्टी होती है, तो कभी कभी उल्टी हमारी नाक से भी बाहर आ जाती है। नाक से क्यों आ रही है, ये मुंह से आनी चाहिए थी ना, पर नाक से इसलिए आती है क्योंकि वहां पर इंटरनल नेजल पोर प्रेजेंट है। तो जब एकदम से बाहर की तरफ फ्लो होता है इनर मटेरियल का वोमिटिंग के समय, तो माउथ अपन अगर सही समय पर सही साइज में नहीं खोल पाते हैं तो उल्टी नाक से निकल कर आती है, तो वह इंटरनल नेजल पोर से होती हुई आउटर नेजल पोर से बाहर निकलती है, ठीक है। तो आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि अंदर भी कोई इंटरनल नेजल पोर है, जो कौन ढकता है, उन पोर को कौन ढकता है, यूवुला, ठीक है। तो ये यूवुला का आपको फंक्शन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसमें चिक हो गए, चिक सामान्य है, गाल आप जानते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने टीथ, टीथ की स्टडी हम डिटेल में करने वाले हैं। ये देखिए पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं, पीछे के तीनों टीथ मोलर टीथ कहलाते हैं। चार टाइप के टीथ होते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पे, कार्य करने और संरचना और कार्य करने के आधार पर चार टाइप के टीथ होते हैं, जिसमें से हम पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट के जो तीनों हैं यह टीथ क्या कहलाते हैं, मोलर टीथ कहलाते हैं, ठीक है, मोलर टीथ। उससे पहले वाले दो टीथ, मोलर टीथ से पहले वाले जस्ट दो टीथ, ये कहलाते हैं प्री मोलर। प्री क्यों, क्योंकि मोलर के आगे हैं इसलिए प्री मोलर कहलाते हैं। देन उसके बाद एक सिंगल टीथ कहलाता है कनाइन। पीछे से आ रहे हैं हम कि भाई पीछे के फर्स्ट तीन, आखिरी फर्स्ट जो तीन दांत है वह मोलर कहला रहे हैं। उसके बाद फिर आगे आ रहे हैं उन तीनों के आगे वाले दो दांत प्री मोलर कहलाते हैं। अब पांच दांत हो गए, इन पांचों दांतों के आगे एक सिंगल दांत प्रेजेंट है, ये मैंने सर्कल में किया है, ये सर्कल बनाया है, इस दांत की बात हो रही है, ये दांत कहलाता है कनाइन। और देन उसके बाद फ्रंट के जो दो दांत नजर आ रहे हैं आपको, इस वाले इस साइड के, ये दोनों फ्रंट वाले दांत, भाई हाफ कर देता हूं मैं यहाँ पे, ये मैंने एक यहाँ पर लाइन खींच दी, हाफ कर दिया, ठीक है। अब जो ये दो दांत बच रहे हैं यहाँ के फ्रंट वाले, इसको बोलेंगे हम इंसिजर, ठीक है। क्या बोलेंगे इनको, इंसिजर, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर आ गई अपनी इंफीरियर वेस्टिब्यूल, जो दांत या गम्स और लिप्स के बीच में पाई जाती है, ठीक है। अब इस साइड पे भी कुछ कुछ नाम दिए गए हैं, देखिए अपर लिप है, ओके, फ्रेनुलम ऑफ अपर लिप। फ्रेनुलम क्या कहलाता है, फ्रेनुलम वह है जो लिप को जोड़ने वाली एक संरचना होती है, फ्रेनुलम कहलाती है, जो इसको लिप को गम से जोड़ती है, ठीक है, फ्रेनुलम। उसके बाद देखिए मैक्सिलरी एल्वोलर, जो स्पेस है यह वाला, ये मैक्सिलरी, गिंगिया कवरिंग द मैक्सिलरी एल्वोलर प्रोसेस, ये गिंगिया कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर फेसेस, देन उसके बाद है पेलेटाइन टोंसिल। टोंसिल की अभी हम डिटेल में बात करने वाले हैं आने वाली स्लाइड पर। उसके बाद ये टंग है यहाँ पर, उसके बाद फ्रेनुलम ऑफ टंग, ये सभी स्ट्रक्चर अभी अब आगे डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। संरचना और इनके पॉइंट्स के एक साथ साथ देखेंगे, पॉइंट्स और संरचना दोनों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बक्कल केविटी, ठीक है, बक्कल केविटी की बात चल रही थी, अभी तक बक्कल केविटी ही चल रही है अपनी, ठीक है। अब बक्कल केविटी की हम कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी देख रहे हैं, जैसे ओरल केविटी। बक्कल केविटी में अगर ओरल केविटी को स्पेसिफिक अपन आइडेंटिफाई करें तो क्या बोल सकते हैं, इट इज सेंट्रल केविटी
डाइजेशन स्टार्ट्स हियर। सेंट्रल कैविटी है, मतलब ये माउथ वाली पूरी कैविटी ओरल कैविटी कहलाती है, या इसी को हम बोल सकते हैं बक्कल कैविटी कहलाती है। ठीक है, तो यह एक सेंट्रल कैविटी है जहां से पाचन की स्टार्टिंग होती है, क्योंकि भाई माउथ के आसपास यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स की ओपनिंग ओपन होती है। सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है बक्कल कैविटी के चारों तरफ, जैसे यहाँ पर प्रेजेंट है हमारी पैराटिड ग्लैंड, टंग के जस्ट नीचे सबलिंगुअल ग्लैंड से अभी आगे बात करेंगे, तो इनके सभी सिक्रेशन यहाँ स्टार्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली फूड की जो स्टार्च का जो पाचन है वह माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, टाइलिन एंजाइम के द्वारा, या बोल सकते हैं सलाइवरी एंजाइम के द्वारा। ठीक है, सलाइवरी एमाइलेज के द्वारा। ठीक है, तो डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। एक टर्मिनोलॉजी आ रही है पैलेट, अभी बात की थी तालू की हमने। ठीक है, कॉमनली कॉल्ड द रफ ऑफ द माउथ, माउथ की रफ। ठीक है, अभी फील करवाया था आपको रफ को। ठीक है, प्रेजेंट बिटवीन नेजल चेंबर एंड ओरल कैविटी, ये जो माउथ है, इस माउथ या ओरल कैविटी और नेजल चेंबर दोनों को सेपरेट करता है ये पैलेट, और इसके दो भाग होते हैं, कठोर तालु और कोमल तालु, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। अभी बात कर चुके हैं हम, डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि दांत के जस्ट पीछे से स्टार्ट हो रहा है हार्ड पैलेट, देन उसके बाद सॉफ्ट पैलेट, और देन उसके बाद सॉफ्ट पैलेट का मॉडिफिकेशन है एक यूला, जो कि भोजन को इंटरनल नेजल पोर जो है उसमें घुसने से रोकता है। ठीक है, यूला, इट इज अ फ्लैशी एक्सटेंशन एट द बैक ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, सॉफ्ट पैलेट की बात हो गई है, हार्ड पैलेट की भी बात हो गई है, मतलब सॉफ्ट पैलेट हार्ड पैलेट की बात हो चुकी है, यूला की बात हो चुकी है। ठीक है, यूला के फंक्शन की बात हो चुकी है। अब एक टर्मिनोलॉजी आ रही है यहाँ पर, वाल्डेयर रिंग। वाल्डेयर रिंग क्या होती है? वाल्डेयर वलय। ठीक है, हिंदी में बोले तो वाल्डेयर वलय या वाल्डेयर रिंग। अब ये क्या होती है? तो ये देखिए, ये वाल्डेयर रिंग है, ये जो साइड वाला डायग्राम है, ये वाला साइड वाला डायग्राम, मेरे फोटो के जस्ट नीचे वाला डायग्राम, ये वाल्डेयर रिंग है। वाल्डेयर रिंग एक ऐसी रिंग है जो माउथ और फेरिंग्स वाले रीजन में, पूरे इस माउथ वाले रीजन में प्रेजेंट जो टॉन्सिल होते हैं उनकी सीक्वेंस या लोकेशन को बताती है। ठीक है, अब देखिए, आप इधर माउथ में भी देखना और इधर रिंग से भी तुलना करते जाना। जो अपर रेड पार्ट है उसको फेरिंजियल टॉन्सिल कहते हैं, टॉन्सिल प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अपर रेड पार्ट को फेरिंजियल टॉन्सिल कहते हैं। उसके बाद अपर रेड के पास बाजू में दोनों एक एक ट्यूबल टॉन्सिल कहलाते हैं। ठीक है, आप माउथ वाले इस वाले जो इस फेस वाले स्ट्रक्चर में भी देखिए बाजू में कि अपर रीजन में ये रेड वाला फेरिंजियल टॉन्सिल है। ठीक है, उसके बाद साइड पर एक एक ट्यूबल टॉन्सिल है। देन उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो येलो कलर के पेलेटाइन टॉन्सिल बताए गए हैं। ठीक है, ये पेलेटाइन टॉन्सिल, और देन नीचे बिल्कुल टंग जहां से जुड़ी होती है उसको वहां पर प्रेजेंट होता है लिंगुअल टॉन्सिल। तो ये सारे टॉन्सिल की एक वलय है। ठीक है, ये टॉन्सिल मिलकर एक वलय जैसी संरचना देते हैं। ठीक है, तो इसको वाल्डेयर रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाल्डेयर रिंग। ठीक है, फेस वाले डायग्राम में देखिए दोबारा से, अपर रीजन में रेड कलर का फेरिंजियल टॉन्सिल है, देन उसके बाद उसके दोनों साइड पे, ठीक है, यहां पर मैं एक सर्कल बना देता हूं जिससे आपको थोड़ा सा फील हो जाएगा किस तरह से बात की जा रही है। ये सर्कल है, अब इस सर्कल को आप ऐसे अपने माउथ के सामने रखिए, और यहां पर प्रेजेंट है आपकी फेरिंजियल टॉन्सिल, अब साइड पे थोड़ा सा यहाँ पर प्रेजेंट है आपके ट्यूबल टॉन्सिल, फिर बीच में आएंगे तो यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर ये पूरी एक रिंग है, रिंग समझिए इसको। ठीक है, और यहाँ पर तो पेलेटाइन टॉन्सिल, और जस्ट नीचे यहाँ आएंगे तो लिंगुअल टॉन्सिल प्रेजेंट होते हैं। इन टॉन्सिल की लोकेशन और एक ही सर्कल लाइक संरचना बताते हैं, इसलिए इसको वाल्डेयर रिंग बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बक्कल कैविटी चल रही है अपनी, और बात करते हैं बक्कल कैविटी के बारे में। हार्ड पैलेट की बात कर ली हमने, डिफरेंट डायग्राम के द्वारा आपको समझाया जा रहा है ताकि आपको सारे डाउट क्लियर हो जाए, किसी चीज में कोई कमी नहीं रहे। ठीक है, तो हार्ड पैलेट की बात हो चुकी है, सॉफ्ट पैलेट की बात हो चुकी है, टंग अगली स्ट्रक्चर है अपनी, उसके बारे में बात करेंगे हम। इपिग्लोटिस, इपिग्लोटिस क्या होता है ये भी अपन यहीं पे बात करते हैं, आगे भी इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। इपिग्लोटिस एक प्रोजेक्शन होता है जो कि लेरिंग्स, जो ट्रेकिया होती है अपनी, उस ट्रेकिया में खाने को अंदर घुसने से प्रिवेंट करता है। भाई जिस प्रकार अपने यहाँ पर यूला प्रेजेंट है, उसी प्रकार आगे जाके ट्रेकिया के ओपनिंग के वहां पर जहां से ट्रेकिया स्टार्ट होती है वहां पर एक इपिग्लोटिस पाया जाता है, जो कि ग्लोटिस में भोजन की एंट्री को प्रिवेंट करता है। भाई जो ट्रेकिया है उसकी जो फर्स्ट एंटीरियर ओपनिंग है, ट्रेकिया जहां से स्टार्ट हो रही है उसको ग्लोटिस बोलते हैं। ठीक है, और उसको ढकने वाला, देखिए ये ग्लोटिस है, ये एक ग्लोटिस है। ठीक है, यहां से खाना अंदर जाएगा, ये ग्लोटिस है। ठीक है, अब यहां पर एक उंगली लाइक प्रोजेक्शन लगा रहेगा जो इसको ऐसे ढक लेगा जब खाना आएगा, ताकि ट्रेकिया में खाना नहीं घुसे। भाई ट्रेकिया तो श्वसन नली है,
उसमें खाना थोड़ी जा सकता है। तो उसमें खाना को जाने से रोकने के लिए क्या पाया जाता है, एपिग्लोटिस। ठीक है, ट्रेकिया के ऊपर एपिग्लोटिस पाया जाता है। और ट्रेकिया का जो ये वाला माउथ है, स्टार्टिंग है ट्रेकिया की, इसको ग्लोटिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ पर एपिग्लोटिस और ग्लोटिस की। देन उसके बाद अपन देखते हैं कि यहां पर अपना जो फेरिंग्स है इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जो यूवला है, ये वाली स्ट्रक्चर मैं रेड कर रहा हूं इसको, आप ध्यान से देखिएगा, ये रेड कर दिया मैंने। ठीक है, इसको मैंने यहां पर डार्क कर दिया, ये यूवला है। अब यहां से एक लाइन डाल रहा हूं सीधी। ठीक है, यूवला पे एक लाइन डाली। अब इस यूवला से ऊपर वाला रीजन नेजोफेरिंग्स कहलाता है और यूवला के नीचे वाला रीजन ओरोफेरिंग्स कहलाता है। ओरो का मतलब माउथ से है, नेजो का मतलब नाक से है। ठीक है, तो यूवला के ठीक ऊपर वाला रीजन नेजोफेरिंग्स और यूवला के ठीक नीचे वाला रीजन ओरोफेरिंग्स कहलाता है। और ओरोफेरिंग्स के नीचे वाला रीजन फिर हाइपोफेरिंग्स कहलाता है। और ठीक उसके बाद इसोफेगस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये फेरिंग्स की 3 स्ट्रक्चर थी, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, हाइपोफेरिंग्स। किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है कि जो यूवला है उसके ऊपर वाला रीजन नेजोफेरिंग्स और यूवला के नीचे वाला रीजन ओरोफेरिंग्स। ठीक है, अब एक और स्ट्रक्चर नजर आ रही होगी आपको, यूस्टेचियन ट्यूब। यूस्टेचियन ट्यूब क्या होती है? यह यूस्टेचियन ट्यूब जो टिम्पेनल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है कान के अंदर, जो कान का पर्दा है अपना, वहां से यह इंटरनल साइड से होती हुई, आउटर साइड कौन सी कान की, जहां से आप डस्ट पार्टिकल निकालते रहते हैं। ठीक है, ये वाली पूरी जहां से अपन को हवा इंटर करती है। ठीक है, अपन को वेव्स इंटर करती है जहां पर कान के अंदर, ये वाली हो गई एक्सटर्नल केनाल। और जो इंटरनल केनाल है, पर्दा आ गया बीच में, उस पर्दे के बाजू में, ठीक है, पर्दे के आंतरिक रीजन में, ठीक है, जो टिम्पेनम मेम्ब्रेन है, माना कि ये एक ईयर, इस साइड ईयर है, तो इधर तो इंटरनल केनाल हो गई जो बाहर वाले एनवायरमेंट से कोरिलेट होती है, और ये टिम्पेनम मेम्ब्रेन आ गई। अब इसके अंदर की तरफ पाई जाती है यूस्टेचियन ट्यूब। ठीक है, और यूस्टेचियन ट्यूब की वहां से स्टार्टिंग होती है और कहां आके खुलती है, ये नेजोफेरिंग्स वाले रीजन में आके खुलती है। यूवला के बाजू में नेजोफेरिंग्स वाला जो रीजन है, यहां पर ये वाली ओपनिंग है इसकी। ठीक है, यूस्टेचियन ट्यूब की ओपनिंग होती है। अब यूस्टेचियन ट्यूब का क्या यूज है कि यह दाब मेंटेन करने में हेल्पफुल है। दाब को यह मेंटेन करती है ताकि कान का पर्दा फटे नहीं। जो हमको हाई पिच वाली वॉइस सुनाई देती है, ज्यादा पिच वाली, ज्यादा आवाज हो रही है कहां पर, कहीं पे, या कहीं विस्फोट हुआ है, ज्यादा नॉइस आ रही है हाई डेसिबल पर, जो अपन सहन नहीं कर सकते हैं, तो एक हद तक उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए यूस्टेचियन ट्यूब का योगदान होता है विशेष, कि जब उधर से प्रेशर लगता है तो इधर का प्रेशर कंट्रोल करने के लिए यह आंखें खुलती है माउथ के अंदर। तो कभी आप ध्यान दीजिएगा कि जब कभी एकदम से आपको ज्यादा नॉइस सुनाई देती है जो आपको सहनशील नहीं है, उस टाइम आपका माउथ खुल जाता है हल्का सा अपने आप। तो यह किस लिए खुलता है? यह प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ईयर के अंदर प्रेशर लगा है तो टिम्पेनल मेम्ब्रेन कहीं फट नहीं जाए, उस पर कहीं ज्यादा प्रेशर नहीं लग जाए, इसलिए उसकी दूसरी साइड पे प्रेजेंट यूस्टेचियन ट्यूब का प्रेशर उस बाहर वाले प्रेशर को कंट्रोल करता है। ठीक है, ताकि टिम्पेनल मेम्ब्रेन फटे नहीं। ठीक है, तो ये योगदान होता है एक विशेष यहां पर यूस्टेचियन ट्यूब का वायु दाब को कंट्रोल करने में। अगर इस यूस्टेचियन ट्यूब की ब्लॉकिंग हो गई तो अपन को कान भारी भारी लगना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक डिजीज होता है। देन उसके बाद फेरिंग्स के बाद आती है इसोफेगस, और देन सामने है ट्रेकिया और पीछे है इसोफेगस। ठीक है, ट्रेकिया अलग है, ट्रेकिया वायु मार्ग है, जबकि इसोफेगस भोजन मार्ग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बक्कल केविटी हम ले रहे हैं अब टंग। अभी अपन ने पूरी आसपास की संरचनाओं की बात की है, यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट होती है। अब बक्कल केविटी के अंदर ही जो टंग प्रेजेंट है उसके ऊपर हम बात करने वाले। टंग की संरचना कैसी होती है, क्या क्या इसकी यूज है, क्या क्या इसमें कौन कौन से टाइप के पेपिला या पेपिलरी बड्स पाए जाते हैं। ठीक है, टंग, इट इज मस्कुलर फ्लैशी फ्लैट मूवेबल स्ट्रक्चर। मस्कुलर होती है, फ्लैट होती है, चपटी होती है, फ्लैशी होती है, मांसल होती है, और मूवेबल स्ट्रक्चर होती है, मूव करती रहती है। अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल केविटी, और ओरल केविटी के फ्लोर पर अटैच होती है बाय द फ्रेनुलम, फ्रेनुलम के द्वारा। फ्रेनुलम एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो इस टंग को अटैच करवाती है। देखिए ये रहा लिंगुअल फ्रेनुलम। ये लिंगुअल फ्रेनुलम तो वह स्ट्रक्चर है
जो आग आप अगर अपनी टंग को ऊपर करेंगे तो बीच में एक आपको एक लाइन नजर आएगी, एक स्किन की फोल्डिंग या लाइन नजर आएगी टंग के बीच में, ये तो लिंगुअल फ्रेनुलम कहलाता है, ठीक है। लेकिन जहां पर टंग जुड़ी होती है वह कहलाता है फ्रेनुलम, ठीक है। इट इज एंटीरियर फ्रीली, एंटीरियर रीजन से तो फ्री होती है टंग, आप सभी को पता है, बट पोस्टीरियर फिक्स्ड टू हायोइड बोन, हायोइड बोन प्रेजेंट होती है अपने थ्रोट के यहाँ पर यू आकार की, जो किसी अन्य बोन से आर्टिकुलेट नहीं करती, अन्य बोन के साथ नहीं जुड़ती, उस बोन के वहां से जाके आर्टिकुलेट करती हैं। ये किसके द्वारा, कहां से फिक्स्ड होती है, किस कौन सी स्ट्रक्चर के द्वारा फिक्स्ड होती है, ये बाय द फ्रेनुलम, ठीक है। तो आप इन सब वर्ड को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कहीं से भी किसी भी कोने से क्वेश्चन बन सकता है। तो लिंगुअल फ्रेनुलम की बात हो गई अपनी यहाँ पर, ये डायग्राम लिंगुअल फ्रेनुलम को दिखाने के लिए ही फिक्स किया था यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टंग इज डिवाइडेड इनटू टू अनइक्वल पार्ट्स, टंग दो अनइक्वल भागों में विभाजित है, फेरिंजियल पार्ट 1/3 एंड ओरल पार्ट 2/3, ठीक है। टंग इज डिवाइडेड इनटू टू अनइक्वल पार्ट्स, फेरिंजियल पार्ट 1/3 एंड ओरल पार्ट 2/3। द फेरिंजियल पार्ट हैज माइन्यूट लिम्फ नोड्स, जो फेरिंजियल पार्ट है वह माइन्यूट लिम्फ नोड्स रखता है, जिसको हम बोलते हैं लिंगुअल टॉन्सिल, जो हमने अभी वाल्डेयर रिंग पढ़ी थी। दोबारा से डायग्राम आया है यहाँ पर वाल्डेयर रिंग का, ये मैंने सर्कल में कर दी है, ये वाल्डेयर रिंग है, ठीक है। अब वाल्डेयर रिंग में आप देखेंगे कि ये फेरिंजियल पार्ट है, जो टंग का फेरिंजियल पार्ट होता है, उस फेरिंजियल पार्ट के यहां प्रेजेंट होता है फेरिंजियल टॉन्सिल, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट यही बता रहा है हमको कि द फेरिंजियल पार्ट हैज माइन्यूट लिम्फ नोड कॉल्ड लिंगुअल टॉन्सिल, और द ओरल पार्ट हैज 4 टाइप ऑफ पेपिली विच फाउंड इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट बड, जो 4 टाइप के पेपिला प्रेजेंट होते हैं इसके ओरल रीजन में, किसके ओरल रीजन में, टंग के ओरल रीजन में, ठीक है। वो फाउंड इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट बड के रूप में प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए इसको विभाजित करते हैं कि 1/3 पार्ट कौन सा है। देखिए टंग के डायग्राम में ये जो मैंने लाइन बनाई है ये 1/3 पार्ट है, 1/3 पार्ट, और जो 2/3 पार्ट है वह ये वाला पार्ट है, पूरा 2/3 पार्ट है, ठीक है। ये पेलेटाइन टॉन्सिल है, यहाँ पर साइड में पेलेटाइन टॉन्सिल नजर आ रहे हैं आपको, और ये लिंगुअल टॉन्सिल नजर आ रहे होंगे आपको, ठीक है। देन थोड़ा सा और ऊपर चलेंगे, यहाँ पर मैं एक रिंग बनाता हूँ, ये मैंने एक रिंग बना दी है, ठीक है। अब इस रिंग पे हम टॉन्सिल डालेंगे, भाई ये यहां पर फेरिंजियल टॉन्सिल, ये फेरिंजियल टॉन्सिल, उसके बाद ये लोअर रीजन में लिंगुअल टॉन्सिल है, ये साइड में पेलेटाइन टॉन्सिल है, फिर थोड़ा ऊपर चलेंगे कौन से टॉन्सिल आ जाएंगे, ट्यूबल टॉन्सिल, यहाँ पर ट्यूबल टॉन्सिल आ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं टंग में प्रेजेंट इन 4 टाइप के पेपिला की। भाई हमने बात की ना कि ओरल जो पार्ट है, टंग को 2 भागों में डिवाइड किया है, 1/3 एंड 2/3, 1/3 फेरिंजियल पार्ट, 2/3 ओरल पार्ट। ओरल पार्ट पे प्रेजेंट है 4 टाइप के पेपिला, जो कि टेस्ट बड के रूप में प्रेजेंट होते हैं। अब इन पेपिला की बात कर रहे हैं हम, 4 टाइप के पेपिला की, ठीक है। फंजीफॉर्म, फिलीफॉर्म, ठीक है, फंजीफॉर्म, फिलीफॉर्म, उसके बाद आएगा फोलिएट और सर्क्यूवेलेट, ठीक है। तो फर्स्ट देख रहे हैं फंजीफॉर्म। फंजीफॉर्म क्या होता है, फंजीफॉर्म राउंडेड, पिंकिश इन कलर और टेस्ट बड प्रेजेंट। फंजीफॉर्म स्ट्रक्चर में देखिए आप, ये वाला फंजीफॉर्म है, जो सर्कल किया है मैंने टंग के यहां पर, ये फंजीफॉर्म है, ठीक है। फंजीफॉर्म नजर आ रहा है, ये जो डॉट डॉट प्रेजेंट है टंग के ऊपर बहुत सारे, ये सब फंजीफॉर्म पेपिली हैं। कौन से पेपिली, फंजाइफॉर्म, ठीक है, ये वही है फंजाई, इसको फंजीफॉर्म भी बोल सकते हैं या फंजाइफॉर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। राउंडेड मतलब गोलाकार होता है, पिंकिश इन कलर, कलर में पिंक कलर का, और टेस्ट बड प्रेजेंट होती है, मतलब टेस्ट का बोध करवाता है। उसके बाद आता है फिलीफॉर्म, ठीक है, फिलीफॉर्म। अब फिलीफॉर्म कौन सा है, थ्रेड लाइक होता है, ये देखिए फिलीफॉर्म यहां पर प्रेजेंट होता है, डॉट डॉट प्रेजेंट होता है। डायग्राम में ये क्लियरली विजिबल नहीं है, डायग्राम में यह क्लियरली विजिबल नहीं है, तो मैं डॉट लगा रहा हूं या रेड रेड, ये मैंने रेड रेड डॉट मार दी है। ये किसको बता रही है, ये बता रही है फिलीफॉर्म पेपिली को। तो फिलीफॉर्म पेपिली थ्रेड लाइक होती है, व्हाइट इन कलर, कलर में व्हाइट होती है, टेस्ट बड यहाँ पर एब्सेंट होते हैं, और मैक्सिमम इन नंबर में पाई जाती है फिलीफॉर्म, ओके। बहुत सारे डॉट डॉट पाए जाते हैं, ये सब फिलीफॉर्म होते हैं, ठीक है। ये डॉट लगा दे मैंने रेड कलर के बहुत सारे,
ये है थ्रेड लाइक फिलीफॉर्म। अब एक स्ट्रक्चर आती है, दो टाइप हो गए अपने, फर्स्ट फंजाइफॉर्म, फिलीफॉर्म। साथ ही हम एक अलग स्ट्रक्चर की बात करें, ये अलग बात है, ठीक है। चार टाइप पढ़ रहे हैं ना हम, उसमें से दो टाइप हो गए, फंजाइफॉर्म, फिलीफॉर्म। दो टाइप अगली स्लाइड पे आ रहे हैं, फोलिएट पेपिली और सर्क्यूमेलेट पेपिली, ठीक है। लेकिन हम एक बात कर रहे हैं यहाँ पर सल्कस टर्मिनलिस की, एक टर्मिनोलॉजी आ गई है बीच में, सल्कस टर्मिनलिस। क्या होती है सर्कस टर्मिनोलॉजी? सल्कस टर्मिनलिस एक वी शेप्ड स्ट्रक्चर है जो कि टंग को दो भागों में डिवाइड करती है। इट डिवाइड्स टू टंग इनटू टू अनइक्वल पार्ट। भाई हमने भी जो बात की थी कि टंग दो भागों में डिवाइड होती है, एक तो होता है फेरिंजियल रीजन, एक होता है ओरल रीजन, या फिर बोल सकते हैं एक तो रूट ऑफ टंग, एक बॉडी ऑफ टंग, ठीक है। इसको फेरिंजियल रीजन, ये रूट ऑफ टंग 1/3 होता है, कितना होता है 1/3, और एक बॉडी ऑफ टंग ये होता है 2/3, ठीक है 2/3। अब जो अपर वाला रीजन है इसको हम बोल सकते हैं फेरिंजियल टंग रीजन, और ये ओरल रीजन जो भी हमने पिछली वाली स्लाइड पे बात की थी, ये फेरिंजियल पार्ट एंड कहां गया, ये रहा ओरल पार्ट और फेरिंजियल पार्ट, ये 1/3 फेरिंजियल पार्ट और 2/3 ओरल पार्ट। तो जो सल्कस टर्मिनलिस है, ये देखिए डायग्राम में, मेरे फोटो के नीचे वाले डायग्राम में सल्कस टर्मिनलिस, ये वाली स्ट्रक्चर इसकी बात कर रहे हैं। भाई ये प्रेजेंट है यहाँ वी शेप में, ये वी शेप बना दिया मैंने, ये बना दिया वी शेप, ठीक है। अब यह वी शेप स्ट्रक्चर इस टंग को दो भागों में डिवाइड कर रही है, 1/3 एंड 2/3, 1/3 रूट ऑफ द टंग, 2/3 बॉडी ऑफ टंग, या बोल सकते हैं 1/3 फेरिंजियल पार्ट ऑफ टंग और 2/3 ओरल पार्ट ऑफ टंग, ठीक है। तो सर्कस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सल्कस टर्मिनलिस क्या होता है, कि यह टंग को वी शेप स्ट्रक्चर है जो कि टंग को दो भागों में डिवाइड करती है। सल्कस टर्मिनलिस इट डिवाइड्स टू टंग इनटू टू अनइक्वल पार्ट, दो अनइक्वल पार्ट में विभाजित करती है, वी शेप्ड स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। ये बात होगी अपने टंग के विभाजन की, ठीक है। हम कंटिन्यू करते हैं अपनी वाली बात। फंजाइफॉर्म पेपिली प्रेजेंट होती है और एक होती है फिलीफॉर्म पेपिली। देन थर्ड नंबर की आती है, यहाँ पर थर्ड नंबर की है फोलिएट पेपिली, एंड फोर्थ नंबर की आती है सर्क्यूमवेलेट पेपिली। तो जो फोलिएट पेपिली या लीफ शेप्ड होती है, लीफ शेप्ड एंड वेस्टिजियल होती है, ये ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट इन मिडल लेटरल सरफेस। फोलिएट देखिए, फोलिएट कहां प्रेजेंट है, ये रहा फोलिएट, फोलिएट को सर्कल मारूंगा मैं, ये रहा फोलिएट, ये रहा फोलिएट, इस वाले डायग्राम में ये रहा फोलिएट पेपिला, ये फोलिएट पेपिला। तो यहां पर यह ऐसे ऐसे लाइन की फॉर्म में प्रेजेंट होगी, इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं फोलिएट पेपिली लीफ शेप्ड होती है, ठीक है। लीफ शेप्ड वेस्टिजियल प्रेजेंट इन मिडल लेटरल सरफेस, मिडल लेटरल सरफेस पे प्रेजेंट है। देखिए ये टंग है पूरी, अब इसके मिडल लेटरल सरफेस, मिडल में, और वो भी लेटरल सरफेस पे, पार्श्व साइड पे प्रेजेंट है। मिडल में तो प्रेजेंट है ही, लेकिन पार्श्व साइड पे, ठीक है। फोलिएट पेपिली पत्ती लाइक। और आखिरी फोर्थ नंबर की सर्क्यूमवेलेट पेपिला, राउंडेड शेप होता है, लार्ज होती है। इट फाउंड नियर द सल्कस टर्मिनलिस, सर्कस टर्मिनलिस के पास में पाई जाती है और 8 से 12 इन नंबर होती हैं। भाई ये देखिए डायग्राम आप, ये जो गोलाकार है ये सर्कमवेलेट पेपिली है, ये देखिए गोलाकार, ये क्या है सर्कमवेलेट पेपिली, जो किसके पास प्रेजेंट है, सल्कस टर्मिनलिस के पास। यहां पर प्रेजेंट होता है सल्कस टर्मिनलिस, ये वी शेप, इसके पास प्रेजेंट होती है सर्कमवेलेट पेपिली, ठीक है। तो ये बात होगी अपनी चारों प्रकार की पेपिली की, कि एक तो थी फंजाइफॉर्म, एक थी फिलीफॉर्म, थर्ड है फोलिएट फॉर्म, और एक है सर्कमवेलेट पेपिली। देन नेक्स्ट पॉइंट, द टंग हैज टू टाइप्स ऑफ मसल्स, इंट्रांसिक मसल और एक्सट्रांसिक मसल्स। टंग में दो टाइप की मसल्स पाई जाती हैं, कौन कौन सी, एक्सट्रांसिक मसल्स और इंट्रांसिक मसल्स। जो एक्सट्रांसिक मसल्स होती हैं ये यहाँ पर लिखी नहीं हुई है, कुछ बातें लिखी नहीं हुई है, कुछ बातें आपको नोट करनी पड़ेगी। तो आप बुक लेके नोटबुक लेके साथ में बैठिए, ताकि जो बातें स्लाइड में मेंशन नहीं है, इंपॉर्टेंट है, वो आप नोट कर सकें, ठीक है। सभी बातें स्लाइड में मेंशन नहीं की जा सकती, ठीक है। तो टंग, द टंग हैज टू टाइप्स ऑफ मसल्स, एक तो होती है एक्सट्रांसिक मसल, एक होती है इंट्रांसिक मसल। एक्सट्रांसिक मसल टंग के आउट और इन मूवमेंट में हेल्प करती है, जैसे हम टंग को बाहर लाते हैं, अंदर ले जाते हैं, इस मूवमेंट में मदद करती है। और जो इंट्रांसिक मसल्स होती हैं
ये टंग की शेप बदलने में मदद करती है। जैसे हमने शेप बदल लिया, टेढ़ी मेढ़ी कर ली, तो उसमें इन मसल्स का योगदान होता है। किनका? इंट्रांसिंग मसल्स का। और एक्सट्रांसिंग मसल्स टंग को बाहर अंदर करने में मदद करती हैं। ठीक है, अब टंग के फंक्शन देखिए। स्पीच बोलने में टंग मदद करती है, क्लीनिंग में टंग मदद करती है, टेस्ट टंग से पता चलता है, सलाइवा की मिक्सिंग करती है टंग। अपन घुमाते हैं, भोजन खा रहे हैं, घुमा रहे हैं भोजन को अंदर, सलाइवा की मिक्सिंग बढ़िया हो जाती है, तो ये टंग की मदद से होती है। और स्वेलोइंग, निगलने में मदद करती है भोजन को। ठीक है, बोलने में, सफाई में, बक्कल केविटी में अपन टंग घुमाते हैं तो बढ़िया सफाई हो जाती है, फूड को निकाल लेते हैं कोनों में कहीं दांतों में घुसे हुए हैं तो। ठीक है, तो क्लीनिंग में टेस्ट बट परसेंटेज, इसलिए टेस्ट का ज्ञान कराती है टंग, सलाइवा की मिक्सिंग करती है और सोलंग, फूड को निकलने में मदद करती है। अब देखिए टंग में, देखिए आप, ये वाला जो ब्लू कलर है, ये वाला, ये आपको बिटर टेस्ट फील करवाता है, कड़वा। और जो दो साइड पे, पार्श्व साइड पे जो ग्रीन कलर के हैं, ये सोर, खट्टा, खट्टा टेस्ट फील करवाता है यहाँ पर। और जो मिडल में रेड कलर का है, पिंकिश कलर का बोल सकते हैं या रेड कलर का बोल सकते हैं, ये वाला, तो ये यहाँ पर कुछ भी नहीं है। उसके बाद जो आगे वाला है, ये वाला टिप पर पिंकिश कलर का, पिंकिश कलर की बात हो रही है ओनली, ये बीच में जगह छोड़ दी अपन ने, यहाँ पर कुछ नहीं है, ये पिंकिश वाली बात हो रही है। पिंकिश कलर है, यह स्वीट, मीठे का बोध करवाता है। और जो बाहर आउट में हल्का हल्का सा येलोइश है, यह साल्टी, साल्टी स्वाद फील करवाता है। ठीक है, तो ये हुआ है टंग में। अब देखिए बक्कल केविटी में हमने टंग पढ़ ली। अब हम स्टार्ट करें सेकंड स्ट्रक्चर, टीथ। भाई टंग की बात हम कर चुके हैं, क्या क्या मसल्स पाई जाती हैं, क्या क्या उसमें टेस्ट पेपिला पाए जाते हैं, कैसे वह वर्क करती है, क्या यूजेस हैं। ठीक है, वाल्डेयर रिंग की बात कर ली जो टॉन्सिल रखती है। ठीक है, अब टीथ की बात कर रहे हैं। टीथ, टीथ एक जो अपनी बॉडी के अंदर हार्डेस्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, वह है टीथ। ठीक है, और टीथ का जो इनेमल होता है, वह पूरे एनिमल किंगडम का हार्डेस्ट पार्ट होता है, टीथ का इनेमल। इनेमल जो टीथ के ऊपर कवरिंग पाई जाती है। ठीक है, चलिए, द ओरल कैविटी हैज अ नंबर ऑफ टीथ। सामान्य बात, बहुत सारे दांत है अपने पास, लगभग 32, लगभग क्या है ही सही, 32 टीथ है। विच इच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन। भाई जॉ बोन के सॉकेट में, जो अपर जॉ बोन है मैक्सिला और जो लोअर जॉ बोन है मैंडिबल, इन दोनों बोन के सॉकेट बने हुए हैं, उन सॉकेट में धसे हुए हैं टीथ। ठीक है, तो इच टूथ, हर एक टूथ एम्बेडेड, धसा हुआ है सॉकेट ऑफ जॉ बोन, जॉ बोन के सॉकेट के अंदर। ठीक है, जॉ बोन की खांच के अंदर हर एक दांत धसा हुआ है। ठीक है, ओरिजिन ऑफ टीथ इज एक्टोमीजोडर्मल। टीथ का ओरिजिन एक्टोमीजोडर्मल होता है। टीथ का ओरिजिन कैसा होता है? एक्टोमीजोडर्मल, ध्यान रखिएगा आप ये बात। अब बात कर रहे हैं विजडन टीथ की। ये वाला टीथ विजडन टीथ कहलाता है अपना। थर्ड मोलर टीथ होता है। भाई अपने अंदर 4 दांत प्रेजेंट होते हैं, अभी अपन ने शुरू वाली स्लाइड में बात की थी, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं उनका। इंसीजर टीथ कौन कौन से? ये वाले, ये सर्कल बनाऊंगा मैं, ये इंसीजर टीथ हो गए। ठीक है, ये इंसीजर टीथ हो गए, इनको इंसीजर टीथ बोलेंगे। उसके बाद सेकंड सर्कल बनाया, ये कहलाता है कनाइन टीथ। ठीक है, एक साइड पे आधे हाफ जो बक्कल केविटी जो है उसको हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, अपर जो, लोअर जो। अब अपर जो को भी मैंने ये सेंटर से यहां से डिवाइड कर दिया, ये देखिए, और लोअर को भी कर दिया ये सेंटर से। ठीक है, अब ये जो इधर के फर्स्ट 2 दांत हैं, ये सेंट्रल, फर्स्ट वाला तो सेंट्रल इंसीजर और उसके बाद वाला लेटरल इंसीजर, पर इतना डिटेल नहीं पूछते हैं, बस इंसीजर पूछते हैं। इंसीजर हैं ये दोनों टीथ, क्या है? इंसीजर। शुरू के ये दोनों टीथ इंसीजर हैं, ये और ये। उसके बाद जो सर्कल है, सेकंड वाला सर्कल, ये कनाइन टीथ है। उसके बाद लगातार 2 दांत, फिर सर्कल बनाता हूं। इस सर्कल के अंदर जो 2 दांत आए हैं, यह मोलर दांत कहलाते हैं, प्री मोलर, मोलर के आगे वाले प्री मोलर टूथ, उसमें फर्स्ट एंड सेकंड प्री मोलर। ठीक है, देन उसके बाद ये तीनों दांत क्या कहलाते हैं? मोलर टीथ कहलाते हैं, मोलर टीथ कहलाते हैं। आखिरी ये तीनों दांत, डॉट मारता हूं, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर और थर्ड मोलर। और जो थर्ड मोलर टूथ है उसको विजडन टूथ बोलते हैं, अक्कल दाढ़, विजडन टूथ किसको बोलते हैं? थर्ड मोलर टूथ को। इसी प्रकार इस साइड पे भी एक विजडन टीथ है, इसी प्रकार इस साइड पे भी एक विजडन टूथ है,
और इसी प्रकार एक यहां पर भी विजडन टूथ है, मतलब 4 विजडन टूथ हैं अपने पास, ये चारों, ठीक है, ये चारों विजडन टूथ हैं, ठीक है। हर अपनी लाइन में आखिरी वाला दांत विजडन टूथ है, ठीक है। तो बात हो गई यहां पर इंसिजर, कनाइन, प्रीमोलर और मोलर टूथ की। इसी प्रकार निचले वाले जो में भी इसी प्रकार पाए जाएंगे। देखिए ये विजडन टूथ से स्टार्टिंग हुई, उसके बाद सेकंड मोलर, ठीक है, और उसके बाद फर्स्ट मोलर, ये तीनों दांत लोअर जो की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाले दोनों दांत प्रीमोलर, उसके बाद ये सिंगल अकेला दांत कनाइन, और उसके बाद ये दो दांत ये इंसिजर, ठीक है। अपर जो और लोअर जो की बात हो गई है। ये दांतों का हमने देख लिया कि स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार पर इतने टाइप के पाए जाते हैं, ठीक है। जो इंसिजर टूथ होता है ये वाला, अब इनके फंक्शन की बात करते हैं। जो इंसिजर टूथ होता है वह काटने में मदद करता है, जैसे हम काटते हैं किसी चीज को, ठीक है, जैसे आप बनाना काट रहे हो तो वह इंसिजर टूथ से काटते हो, नहीं कि आप इधर साइड से डार्ट से, मोलर प्री मोलर इनसे नहीं काटते आप। बनाना किससे काटते हो आप? सामने वाले दांतों से, फ्रंट दांतों से। इनको क्या बोलते हैं? इंसिजर टूथ, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं कनाइन। कनाइन का यूज है चीरने और फाड़ने में। आप गन्ना किससे छीलते हो, गन्ना किससे फाड़ते हो आप? कनाइन दांत की हेल्प से, ठीक है, जो साइड पे प्रेजेंट है, कनाइन। उसके बाद आते हैं प्रीमोलर और मोलर, संख्या में दोनों मिला के 5 टीथ होते हैं। ये पांचों टीथ चबाने में वर्क करते हैं, ठीक है, चबाने में अपना विशेष योगदान देते हैं। कौन से टीथ? प्रीमोलर और मोलर टीथ। कनाइन टीथ क्या करते हैं? चीरने फाड़ने में, ठीक है, और काटने में कौन से? इंसिजर टीथ, ठीक है। चलिए, टाइप्स ऑफ टीथ ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस। अब अपीयरेंस के बेसिस पर हम टीथ के टाइप्स देख रहे हैं। कौन से अपीयरेंस की लाइफ में इनकी अपीयरेंस कैसी है? मोनोफायोडोंट है, डाइफायोडोंट है या पॉलीफायोडोंट है, ठीक है। तो मोनोफायोडोंट वंस इन लाइफ, लाइफ में एक बार आते हैं बस, ये लाइफ में सिर्फ एक बार आते हैं, मोनोफायोडोंट, ठीक है, लाइफ में सिर्फ एक बार। प्रीमोलर, सभी प्रीमोलर लाइफ में एक बार आते हैं। और आखिरी मोलर, यहां पर लास्ट लिखना भूल चुके हैं हम स्लाइड में, यहां पर लास्ट से ऐड कर लीजिए आप। ये लास्ट लिख दिया मैंने, ठीक है। तो सभी प्रीमोलर और आखिरी मोलर विजडन टूथ की बात हो रही है, ठीक है, अक्कल दाढ़ की बात हो रही है। ये सभी लाइफ में सिर्फ एक बार आते हैं। लाइफ में कितनी बार आते हैं? एक बार आते हैं। इनकी संख्या की अगर बात करें हम, संख्या कितनी होती है इनकी? इनकी संख्या होती है 12। कितनी होती है? 12। भाई देखिए, प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है टोटल अपने मुंह के अंदर? चलिए प्रीमोलर काउंट करवाते हैं आपको। ये है प्रीमोलर, फर्स्ट प्रीमोलर और सेकंड प्रीमोलर। कितनी संख्या है यहां पर? 2, ठीक है। 2 तो इस साइड, 2 इस साइड हो जाएंगे। प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है वो काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अपर जो का डायग्राम लिया है ओनली अभी तक, अपर जो का, अपर जो में कितने प्रीमोलर प्रेजेंट है? 4। 2 तो इस साइड लेफ्ट साइड, 2 राइट साइड, 4, ठीक है। ठीक इसी प्रकार लोअर जो में भी प्रेजेंट होंगे, तो कितने हो जाएंगे? 8। 4 और 4 कितने हो गए? 8, ठीक है। कौन से दांतों की संख्या गिनी है अपन ने? प्रीमोलर की। देन उसके बाद हम बात कर रहे हैं मोलर टूथ की, और वो भी एक सिंगल विजडन अक्कल दाढ़ की बात कर रहे हैं। और अक्कल दाढ़ कौन सी होती है? अंतिम टीथ, अपनी साइड का अंतिम टीथ, हर एक लाइन में अपनी साइड का अंतिम टीथ। तो 4 एंड है अपने बक्कल केविटी में दांतों के। अपर जो है उसके भी एक साइड का एक एंड, दूसरी साइड का एंड, दोनों साइड के एंड में जो दांत प्रेजेंट है एक एक दोनों, ठीक इसी प्रकार नीचे तो 2 ऊपर प्रेजेंट है, 2 नीचे प्रेजेंट है। तो कितने हो जाएंगे? 4 वो हो जाएंगे। तो 4 तो हो गए अपने पास आखिरी मोलर टूथ, जिसको हम विजडन टूथ बोल रहे हैं, और 8 हो गए अपने पास प्रीमोलर। तो टोटल कितने हो गए? 4 4 4 12। तो अपने क्वेश्चन बनता है यहां से कि कितने टूथ ऐसे हैं जो लाइफ में सिर्फ एक बार आते हैं? संख्या बताइए। तो 12। और कितने ऐसे टूथ है जो लाइफ में 2 बार आते हैं? संख्या बताइए। तो 20। अरे भाई 32 में से 12 घटा देंगे,
20, तो कितने आ जाएंगे 20, ठीक है। 20 प्लस 12 कितने हो जाएंगे 32 टूथ होते हैं अपने अंदर, टीथ होते हैं ह्यूमन के अंदर, ठीक है। तो 20 दांत अपने लाइफ में 2 बार आते हैं, ट्वाइस इन लाइफ, डाइफाइडोंट बोलते हैं इनको। सेकंड लाइन देखिए, डाइफाइडोंट ट्वाइस इन लाइफ। और कौन कौन से होते हैं ये, इंसिसर, सभी इंसिसर, सभी कनाइन, और फर्स्ट एंड सेकंड मोलर। भाई जो थर्ड मोलर है, आखिरी मोलर या थर्ड मोलर जिसको विजडन बोल रहे हैं, वो तो लाइफ में एक बार आता है, उसको तो हमने उधर 12 वाली साइड पे गिन लिया है। 20 वाली साइड पे हम सिर्फ उस फर्स्ट और सेकंड मोलर को गिनेंगे। चलिए इसकी भी काउंटिंग कर लेते हैं। भाई ये टूथ भी गिन लिया था अपन ने 12 वाले में, ये भी गिन लिया था, इनको सर्कल कर दिया मैंने। अब जिनके सर्कल नहीं हो रहा है उनको आप गिन लीजिए, सामान्य सी बातें। 2 दांत तो ये इस साइड के इंसिजर, और 2 दांत इधर इस साइड के इंसिजर, ठीक है। ठीक है, ये 2 दांत, इनकी बात हो रही है। और ठीक है, इधर वाले 2 दांत, ये इंसिजर। तो पहले हाफ गिन लेते हैं अपन, और इजी रहेगा। इस साइड के गिन रहे हैं, अपर जो में भी हाफ साइड की गिन रहे हैं ओनली। तो 2 इंसिजर, 2, 1 कनाइन, कितने हो गए 3, और 2 मोलर, कितने हो गए 5। तो एक अपर जो के अंदर हाफ साइड के कितने दांत हो गए 5, और ठीक उसी प्रकार दूसरी हाफ साइड के 5। तो अपर जो के अंदर कितने हो गए 10, और 10 लोअर जो के अंदर, तो कितने हो जाएंगे 20। तो 20 टीथ ऐसे होते हैं जो लाइफ में 2 बार आते हैं, और उनकी आइडेंटिटी क्या है कि भाई इंसिजर, कनाइन और फर्स्ट एंड सेकंड मोलर, ठीक है, क्लियर, ओके। एक टर्मिनोलॉजी आती है पॉलीफाइडोंट, बार बार दांत आते हैं भाई, बार बार दांत आते हैं बहुत सारे एनिमल्स में, जैसे फिशेस, दांत टूट जाता है फिर आ जाता है, टूट जाता है फिर आ जाता है, ठीक है, तो इनको बोलते हैं पॉलीफायोडोंट, ओके। चलिए अब देख रहे हैं दांत का अपन टाइप्स ऑफ टीथ ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ जो। भाई दांत जो में लगते हैं, हवा में नहीं रहते हैं, जो में लगते हैं, जो वाली बोन में। अब जो वाली बोन में किस पैटर्न में लग रहे हैं, क्या स्टाइल है इनके लगने की, उसके बेसिस पे भी दांत के 3 टाइप होते हैं। देखिए एक्रोडोन, प्लूरोडोन और थिकोडोन। डायग्राम में क्लियर कट नजर आ रहा है आपको। एक्रोडोन देखिए, जो सिर्फ अपर अटैचमेंट शो करे, जो ये वाली जो ये क्या है, ये जो बोन है, ठीक है, ये जो बोन है। हर एक डायग्राम के अंदर ये जो पर्वत नजर आ रहा है ये जो बोन है, ठीक है, ये जो बोन है, ये जो बोन है, ओके। तो अगर जो बोन के सिर्फ अपर रीजन में अटैचमेंट है हल्का सा, तो इसको बोलते हैं एक्रोडोन। और अगर इसकी पार्श्व साइड में लगा हो तो इसको बोलते हैं प्लूरोडोन। और अगर जो बोन के अंदर धंस जाए तो इसको बोलते हैं थिकोडोंट, ठीक है। एक्रोडोंट किसको बोल रहे हैं कि जो बोन के सरफेस पे लगा हुआ है, एक्रोडोंट। प्लूरोडोंट जो बोन के पार्श्व साइड में, लेटरल साइड में लगा हुआ है, ठीक है, तो प्लूरोडोंट। और अगर जो बोन के अंदर धंस चुका है सॉकेट बना के, तो उसको बोलेंगे थिकोडोंट। ह्यूमंस के अंदर होते हैं थिकोडोंट, या कह सकते हैं मेमल्स, और एक्सेप्शनली क्रोकोडाइल के अंदर भी थिकोडोंट टीथ होते हैं, ठीक है। तो थिकोडोंट के एग्जांपल हो गए अपने पास ये। और जो प्लूरोडोंट होते हैं वह एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के पास होते हैं, और फ्रॉग और फिशेस के पास कौन से होते हैं, एक्रोडोंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीथ ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। संरचना और कार्य के आधार पर टीथ के 2 क्लासिफिकेशन अपने पास, ठीक है, होमोडोंट और हिटेरोडोंट। भाई होमोडोंट किसको बोलते हैं, जो संरचना में एक जैसे हों, सभी टीथ संरचना में एक जैसे हों और सेम कार्य करेंगे, तो उसको होमोडोंट बोलेंगे। और सभी टीथ में से कुछ टीथ की संरचना कैसी, कुछ की कैसी, अलग अलग संरचना वाले हो और फंक्शन भी अलग अलग करते हो, तो हिटेरोडोंट बोलेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अपने अंदर जो दांत प्रेजेंट है वो होमोडोंट है, नहीं, अपने अंदर तो हिटेरोडोंट है, क्योंकि अपने अंदर साइज एंड शेप अलग अलग है और वर्क भी अलग कर रहा है। भाई इंसिजर है वो काटने का वर्क कर रहे हैं, कनाइन चीरने फाड़ने का, और प्रीमोलर और मोलर चबाने का, तो अलग फंक्शन हो गया, और साइज और संरचना भी अलग है, तो हिटेरोडोंट है। भाई क्या है हिटेरोडोंट की आइडेंटिफिकेशन, डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। कौन कौन से, इंसिजर, कनाइन, प्रीमोलर और मोलर, मतलब बोल सकते हैं मेमल्स के अंदर ये पाए जाते हैं, ठीक है। होमोडोंट किसके अंदर पाए जाएंगे,
भाई ये देखिए, एक ये डॉल्फिन का स्कल है, ये जो डायग्राम लिया गया है ये स्कल का लिया गया है। स्कल का इसलिए लिया गया है ताकि टीथ क्लियरली विजिबल हो सके, ठीक है। तो ये डॉल्फिन का स्कल है, ठीक है। अब इसमें आप दांतों की संरचना देखिए, सारे दांत संरचना साइज में एक जैसे लग रहे हैं और इनका फंक्शन भी सेम होता है सभी का। तो ये होते हैं होमोडोन। और हिटेरोडोन तो ये देख लीजिए, अपने खुद के दांत देख लीजिए आईने में, वो होते हैं हिटेरोडोन, ठीक है। डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इंसिजर, कनाइन, प्रीमोलर और मोलर। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीथ, टीथ को आप और इजीली, अगर आपको अभी जितनी भी स्ट्रक्चर दिखाई गई है उसमें अगर आपको क्लियरली विजिबल नहीं हो पाया है तो और आसानी से समझिए। एक लाइन डालता हूं ऊपर से, ये डाली मैंने ऊपर से एक लाइन जो अपर जो और लोअर जो को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है। अब इजीली काउंट कीजिए, एक बार और काउंट करवाते हैं आपको, ठीक है। फर्स्ट वाले दो कौन है? इंसिजर। उसके बाद एक सिंगल टीथ आता है कनाइन, उसके बाद दो टीथ आते हैं प्रीमोलर और देन तीन टीथ आते हैं मोलर, जिसमें तीन टीथ में आखिरी टीथ कहलाता है विजडन टीथ, ठीक है। तो ये एक साइड के हो गए 8 दांत। भाई 3 मोलर, 2 कितने हो गए? 3 तो प्रीमोलर, सॉरी 3 तो मोलर और 2 प्रीमोलर, कितने हो गए? 5। उसके बाद आते हैं 2 ये इंसिजर और बीच में एक फंसा हुआ है कनाइन, तो 5 और 3 8। तो अपर जो में हाफ संख्या गिनी अपन ने 8, दूसरी साइड पे भी हाफ कितनी हो जाएगी? 16। तो 16 तो प्रेजेंट है अपर जो में और 16 ही टूथ प्रेजेंट है लोअर जो में, कुल मिला के हो गए 32, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं डेंटल फॉर्मूला की। फॉर्मूला कैसे दिया जाता है? वही बस 4 टाइप के दांत है अपने पास, इंसिजर, कनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इनकी संख्या के बेसिस पे फॉर्मूला दिया है। ये देखिए फॉर्मूला, ये है ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन परमानेंट डेंटिशन। एक बार जो दांत आ गए परमानेंट हो चुके हैं उसके बाद का फॉर्मूला है। मिल्क के टूथ का फॉर्मूला नहीं है, दूध वाले दांत का फॉर्मूला नहीं है। ये फॉर्मूला है 21-22 साल की उम्र वाला, उसके बाद यही रहता है, फिर आगे एंड में जाके टूटते हैं। चलिए 2/2 इंसिजर को बता रहा है। आई क्या है? इंसिजर। सी क्या है? कनाइन। पीएम क्या है? प्रीमोलर, ठीक है। और एम क्या है? मोलर। अब आई की संख्या बताइए यहां पर 2/2, ठीक है। 2/2। भाई डायग्राम देखिए आप, ये वाला ये सर्कल किया है मैंने इंसिजर के, देन उसके बाद सर्कल किया है मैंने कनाइन के, और देन उसके बाद सर्कल किया है प्रीमोलर के, और बचे जो तीनों मोलर। अब फॉर्मूले में देखिए 2/2 है, 2 बता रहे हैं इंसिजर टिथ को, वो भी हाफ। जो अपर जो है आपका, अपर जो ये वाला, इसके भी हाफ, एक साइड के टूथ को बता रहा है फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूले में है 2/2, हाफ जो की अपर जो की बात कर रहे हैं, अपर में हाफ साइड के अपॉन हाफ साइड के। आप ऐसे मान लीजिए कि फॉर्मूला अपर जो के टूथ को बता रहा है, या ऐसे मान लीजिए कि फॉर्मूला लोअर जो के टूथ को बता रहा है। अब कैसे बता रहा है वो? कि अपर जो में भी हाफ साइड के टूथ अपॉन हाफ साइड के टूथ, मतलब अपर जो की बात करें उसमें आधे साइड के टूथ अपॉन आधे साइड के टूथ, आधे आधे साइड के टूथ को अपन ने डिवाइड कर लिया है। तो 2/2, 2 इंसिजर अपॉन 2 इंसिजर, कितने इंसिजर हो गए? 4। अपर जो में कितने इंसिजर प्रेजेंट है? 4। उसी प्रकार आप कनाइन पे गौर कीजिए, एक सिंगल टूथ प्रेजेंट है अपर जो में हाफ साइड पर, और सेम वही दूसरी साइड पे भी प्रेजेंट है अपर जो में, तो 2 हो गए। तो दोनों साइड को बताने के लिए 1/1, 1 ऊपर का 1 किसको बता रहा है? ऊपर का 1 बता रहा है अपर जो में हाफ साइड का कनाइन, और नीचे का 1 बता रहा है अपर जो में हाफ साइड का कनाइन। भाई हाफ हाफ 2 साइड होगी ना, ठीक है। इसी प्रकार प्रीमोलर और इसी प्रकार मोलर। भाई ये बात होगी अपर जो की, तो फॉर्मूला आधा ही बना भी, अभी सिर्फ अपन ने अपर जो की बात की है, तो इसको 2 से इंटू कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो गया? लोअर जो भी इंक्लूड हो गया, तो अपर जो अपॉन लोअर जो, ठीक है। अपर जो अपन लोअर जो, तो अपर जो में कितने प्रेजेंट हैं? 16। गिन लीजिए, 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8, 8 और 8 नीचे वाले, यहां मैथमेटिक्स नहीं लगानी अपन को, ठीक है। तो 8 ऊपर वाले और 8 नीचे वाले कितने हो गए? 16, ठीक है। इसी प्रकार 16 नीचे, 16/16
फिर इनको 2 से इंटू कर देंगे तो 16 और 16 32, तो टोटल डेंटिशन फॉर्मूला हो जाएगा ह्यूमन का 32 टीथ आ जाएंगे। और डेंटिशन फॉर्मूला हो जाएगा ये क्या है, ये 2123 अपॉन 2123। ये देखिए इंसीजर कितने हैं, आई इज इक्वल टू 2, कनाइन सी इज इक्वल टू 1, प्रीमोलर पीएम इज इक्वल टू 2 और मोलर्स एम इज इक्वल टू 3। ये अपर जो में सिर्फ हाफ जो के टीथ हैं, ये जो यहां पर बताए गए हैं वैल्यू की बात कही जा रही है बस। उसके बाद दोनों जो के मिला के हो जाएंगे अपने पास 2123 अपॉन 2123 इंटू 2 इक्वल टू 32। ठीक है, इसी प्रकार आप मिल्क टिथ का फॉर्मूला देंगे, मिल्क टिथ, तो ये हो जाएंगे, यहां पर क्लियरली नहीं है ये आएगा 2102, यहां पे जीरो लगेगा बीच में 2102। एक चाइल्ड जो है जिसके दूध के दांत हैं उसका फॉर्मूला होता है 2102 अपॉन 2102। यहां पे लिख देता हूं 2102 अपॉन 2102। अब बताइए अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चाइल्ड के अंदर जो फॉर्मूला 2102 उसके अंदर कौन से टीथ एब्सेंट हैं, तो आप ध्यान से गौर करना, इसके अंदर वह टीथ एब्सेंट है जो परमानेंट आते हैं, लाइफ में सिर्फ एक बार आते हैं। देखिए प्री मोलर और आखिरी मोलर एब्सेंट है इस फॉर्मूले में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा चाइल्ड का। और अगर बात करें 16-17 साल की किशोर के अंदर दांत की, जिसकी उम्र 16 से 17 वर्ष है, ठीक है, तो उसके अंदर फॉर्मूला होता है 2122 अपॉन 2122। 16-17 साल के किशोर के अंदर का ट्यूथ का फॉर्मूला है दंत सूत्र 2122 अपॉन 2122। कौन सा टूथ नहीं आया अभी इसमें, विजडन टूथ, अक्कल दाढ़ अभी नहीं बनी है, वो उम्र के जस्ट सबसे सभी दांत आने के बाद बनती हैं, लगभग 17-18 साल की उम्र के बाद आता है वो दांत, सबसे आखिरी में आता है विजडन टूथ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा उस बच्चे का जिसकी उम्र लगभग 17-18 साल है, 2122 अपॉन 2122। और 2123 अपॉन 2123 एक वयस्क का, मतलब कहने का अर्थ है 21 साल से प्लस उम्र वाले व्यक्ति का। ठीक है, तो ये बात हो गई यहां पर टीथ की। अब स्ट्रक्चर ऑफ टूथ की बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ टूथ दोबारा से देखिए आप और क्लियर देखिए, ये इंसिजर, ये कनाइन, बड़े बड़े दांत नजर आ रहे हैं, ये दो प्रीमोलर और ये आखिरी के 3, स्ट्रक्चर में सिर्फ 2 ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि अपने यहां पर सेक्शन कटिंग की है टीथ की इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए। अब इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अपन, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, तो टूथ को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, क्राउन रीजन, नेक रीजन और आखिरी रीजन है रूट रीजन। भाई जो आपको नजर आता है वह क्राउन रीजन है, व्हाइट कलर का, ये क्राउन रीजन है जो विजिबल है, और जो गम्स मसूड़ों के अंदर कवर है वह कहलाता है नेक रीजन, और जो दसा हुआ है, जो बोन के अंदर जो दसा हुआ है वह कहलाता है रूट रीजन। ध्यान से सुनेगा बात, क्राउन रीजन जो विजिबल है व्हाइट कलर का, नेक रीजन जो गम्स के अंदर प्रेजेंट है, और जो रूट रीजन है जो अंदर दसा हुआ है जो बोन के अंदर, वो रूट रीजन। अब इसमें सबसे आउटर हो गया इनेमल। ये देखिए स्ट्रक्चर इनेमल व्हाइट कलर की, ये एनिमल किंगडम का सबसे हार्ड पार्ट होता है, ठीक है, और अपनी बॉडी का भी सबसे हार्ड पार्ट। इसके बाद इसके ठीक नीचे प्रेजेंट है डेंटाइन, ठीक है, और उसके बाद आती है पल्प केविटी, एक के बाद एक आ रहे हैं नीचे, सबसे ऊपर इनेमल, उसके नीचे डेंटाइन, उसके नीचे पल्प केविटी। और देखिए पल्प केविटी के अंदर प्रेजेंट है हमारे नर्व्स और ब्लड वेसल्स, ठीक है, और उसके बाद एक गम टिश्यू, ये रहे गम टिश्यू, और एक स्ट्रक्चर है बीच में रूट केनाल, ठीक है, रूट वाले हिस्से में उसकी केनाल में प्रेजेंट है कौन कौन, नर्व्स, ब्लड वेसल्स, और ये रही बोन पूरी येलो कलर की जिसमें ये टिथ दसा हुआ है। ये नीचे वाला पूरा येलो पोर्शन क्या है, ये जॉ बोन है, ठीक है, और जो सीमेंट पदार्थ नजर आ रहा है यह दांत को उसमें फिक्स होने में मदद करता है, दांत को वहां पर अटैचमेंट में मदद करता है सीमेंट पदार्थ। ठीक है, चलिए एक एक के बारे में जल्दी से बात करते हैं।
द आउटर कवरिंग ऑफ क्राउन ऑफ टूथ इज कॉल्ड इनेमल। ओरिजिन होता है इसका एक्टोडर्मल। फर्स्ट पॉइंट इनेमल देखा था अभी हमने। इनेमल इज सीक्रेटेड बाय अमीलोब्लास्ट सेल। ध्यान रखिए इनेमल सीक्रेट होता है अमीलोब्लास्ट सेल्स के द्वारा। देन इनेमल कंपोजिशन हो गया अपना 96% इनऑर्गेनिक मैटर जिसमें कैल्शियम और फॉस्फेट आते हैं। उसके बाद 1% ऑर्गेनिक मैटर और 3% वाटर पाया जाता है। ठीक है, तो ये आप इनेमल का कंपोजिशन ध्यान रखना। संगठन कि 96% इनऑर्गेनिक मैटर जिसमें कैल्शियम और फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं, 1% ऑर्गेनिक पदार्थ प्रेजेंट होता है और 3% वाटर। देन डेंटाइन आता है। डेंटाइन इट इज प्रेजेंट बीनीथ द इनेमल। इनेमल के नीचे डेंटाइन प्रेजेंट है और ओरिजिन में यह मेसोडर्मल है। ठीक है, डेंटाइन इज सीक्रेटेड बाय ओडोंटोब्लास्ट सेल। ध्यान रखिए डेंटाइन ओडोंटोब्लास्ट सेल्स के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, जबकि अमीलोब्लास्ट सेल्स के द्वारा इनेमल सीक्रेट किया जाता है। डेंटाइन का कंपोजिशन देखिए आप, 70% इनऑर्गेनिक मैटर है, 30% ऑर्गेनिक मैटर है और बाकी वाटर प्रेजेंट होता है इसमें थोड़ा बहुत। बाकी क्या मतलब 30% के अंदर ही जो 30% क्या है ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मैटर और वाटर दोनों मिला के 30% है। ठीक है, ध्यान रखना 30% ऑर्गेनिक मैटर प्लस वाटर और बाकी 70% इनऑर्गेनिक मैटर। चलिए स्ट्रक्चर ऑफ टूथ में आप फिर ध्यान से देखिए पल्प कैविटी। पल्प कैविटी इट इज प्रेजेंट बेनीथ द लेयर ऑफ डेंटिन। देखिए भाई ये डेंटिन प्रेजेंट है, ये डेंटिन पढ़ा था अभी अपने लास्ट बार। तो सबसे ऊपर तो हो गया ये इनेमल, फिर ये डेंटिन हो गया। अब ये आ गई पल्प चेंबर या पल्प कैविटी, ये रेड कलर की। ठीक है, तो पल्प कैविटी इट इज प्रेजेंट बेनीथ द लेयर ऑफ डेंटिन। केनालिकुली प्रोसेस ऑफ ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। भाई ओडोंटोब्लास्ट सेल्स का कुछ प्रोसेस निकल कर आ जाते हैं, उसको केनालिकुली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केनालिकुली। डायग्राम में शो नहीं हो रहा है यहां पर, इस वाले डायग्राम में भी केनालिकुली नजर नहीं आ रही है। चलिए आय सुविधा के लिए खेद है, केनालिकुली प्रेजेंट होती है। यहां पर मैं बनाता हूं हाथ से, यहां पर केनालिकुली केनालिकुली प्रेजेंट होती है। ठीक है, किसको बोल रहे हैं केनालिकुली? प्रोसेस ऑफ ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। ठीक है, एपिकल फोरामेन क्या होता है? फोरामेन का मतलब होता है छेद। फोरामेन छेद को रिप्रेजेंट करता है। एपिकल ये वाला रीजन होता है एपिकल, टूथ का ये निचला वाला रीजन होता है एपिकल रीजन। तो ये देखिए ये रहा एपिकल फोरामेन, ये जहां से ब्लड कैपिलरीज और नर्व फाइबर्स इंटर करते हैं उसको एपिकल फोरामेन बोलते हैं। एपिकल छेद, ये देखिए ये सर्कल किया, ये एपिकल फोरामेन, एक इस साइड ये एपिकल फोरामेन। ठीक है, तो एपिकल फोरामेन इट इज द पोर बाय विच ब्लड कैपिलरीज नर्व फाइबर्स इंटर्स। ठीक है, चलिए फर्स्ट हो गया क्राउन, सेकंड नेक जो गम से कवर है और जो 10 अवायवर रूट। चलिए स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम सलाइवरी ग्लैंड्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, जिसमें अपना बक्कल कैविटी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।